नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था अभी, उसमें जीके में जो करंट के क्वेश्चन आते थे, उसमें मार्क्स का जो करंट था उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको बता दें कि जो बी ग्रुप का पेपर लगा था ना फर्स्ट ग्रेड का जीके का, उसमें हमारी एक ही क्लास से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो अब जो मार्च के बाद में अप्रैल का हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे मई का। जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, तो जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा उसमें ऐसे लग रहा है कि उधर तो मार्च से पूछ ही लिया, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अप्रैल से ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा है। मार्च से भी आएंगे, ये नहीं कि मार्च से नहीं आएंगे, फरवरी से नहीं आएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे वो शायद अप्रैल से बनने की ज्यादा संभावना है। और ये मई है, तो किसी ने आपने सुना होगा किसी से कि 15 मई तक का ही पूछेंगे। नहीं भाई, पूरी मई का पूछ सकते हैं। तो अपन पूरी मई का ही आधार लेके चलते हैं और शुरू करते हैं मई का जो करंट है, राजस्थान समसामयिकी जिसे बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बाबू सोना को डीएनडी पे रख दीजिए भाई, थोड़ा सा पढ़ना है, करियर का सवाल है, वरना बाबू और सोना दोनों यहीं रह जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में जो मानव सुतार है, इनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है। मानव सुतार क्रिकेटर हैं और ये गंगानगर के रहने वाले हैं। इनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने अपने पहले ही मैच में 6 विकेट लिए हैं। और 6 विकेट लेके ये जो मानव सुतार है, ये बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच पहले ही मैच में। ये राजस्थान के हैं, तो करंट में पूछा जा सकता है कि 6 विकेट लेके पहले ही मैच में बने प्लेयर ऑफ द मैच। जो मैच था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो कल ही खत्म हुआ टेस्ट मैच था, इंडिया जीती है उसको। तो भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हुए हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं। ये जब पीपीटी बनी थी उस टाइम टेस्ट शुरू नहीं हुआ था, अब तो होके खत्म भी हो चुका और इंडिया जीत भी चुकी है। वर्तमान में आईपीएल से गुजरात टाइटंस से खेलते हैं और वैसे राजस्थान की जो रणजी टीम है उससे खेलते हैं। मानव सुतार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 29 मैचों में 129 विकेट ले चुके हैं और राजस्थान रणजी टीम के कप्तान भी हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। मानव सुतार से पहले राजस्थान के 4 टेस्ट प्लेयर भारतीय टीम में खेल चुके हैं। उनमें सलीम दुर्रानी, हनुमंत सिंह, पार्थ सारथी शर्मा और पंकज सिंह। इसके अलावा और भी क्रिकेटर राजस्थान के जो इंडिया से खेल रहे हैं लेकिन टेस्ट मैच नहीं खेले, जैसे रवि बिश्नोई हो गए, खलील अहमद हो गए, राहुल चहर हो गए, दीपक चार हो गए। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो इंडिया से तो खेल रहे हैं लेकिन टेस्ट मैच नहीं खेले। टेस्ट मैच खेलना बहुत बढ़िया से इज्जत का सवाल माना जाता है कि इसने भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो ये मानव सुतार का कुछ था, श्रीगंगानगर से बिलोंग करते हैं और हाल ही फिलहाल में जो इंडिया और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने अपने पहले ही टेस्ट मैच में। फिर अपन देखते हैं राजस्थान की 3 प्रतिभाओं को पद्मश्री सम्मान, ये सर्वोच्च चौथा सम्मान है भाई। तो ये फोर्थ सम्मान है, सर्वोच्च। तो आपको पता है भारत रत्न होता है। तो इनमें देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में 25 मई 2026 को इन्हें ये गौरव प्रदान किया गया था। ये गफरुद्दीन मेवाती जोगी है, ये डीग भरतपुर से हैं। पहले, आजकल तो डीग ही हो गया है, पहले ये भरतपुर था। यह है भपंग वादक और लोक संगीतकार। जो गफरुद्दीन मेवाती है, गफरुद्दीन मेवाती जोगी इनका नाम है। ये भपंग वादक और लोक संगीतकार है। और तगाराम भील, इनका संबंध जैसलमेर से। आपसे पूछा जा सकता है किस जिले से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं जैसलमेर जिले से। और यह है अलगोजा वादक। अलगोजा वादक और लोक संगीतकार हैं, इसलिए इनको जो पद्मश्री दिया गया। और स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज हैं, ये कहाँ के हैं? ये श्री गंगानगर के। यह समाज सेवी। और समाज सेवी किस क्षेत्र में? जो बच्चे या लोग हैं वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए ये बहुत ही जो सम्मान्य कार्य या कहे कि उनकी हेल्प के लिए जो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं, इसलिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 3 है गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तगाराम भील और स्वामी ब्रह्मदेव। इनको भारत का जो सर्वोच्च चौथा सम्मान है पद्मश्री, उससे सम्मानित किया गया 25 मई 2026 को। तो अब अपन प्रमुख नीतियां और योजनाएं इधर आते हैं और उनको देखते हैं। तो राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम, इसमें क्या है कि ओलंपिक के लिए जो संभावित खिलाड़ी है कि हाँ वो खेल सकते हैं, उनकी तैयारी के लिए राजस्थान सरकार ने एक स्कीम लगाई केंद्र सरकार के आधार पर। केंद्र सरकार ने भी लागू कर रखी है। जो जिन जिन प्लेयरों में ये पोटेंशियल है कि वो ओलंपिक खेल सकते हैं, वो एक कमेटी बनी हुई है, वो सिलेक्ट करेगी उन प्लेयर्स को। उन पे थोड़ा पैसा और टाइम और वो ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें जो उनको सुविधाएं दी जाएगी वो इन्वेस्ट की जाएगी। तो देखते हैं, इसका शुभारंभ मई 2026 में हुआ था और विभाग युवा मामला एवं
खेल विभाग, सीधी सी बात है, अगर ओलंपिक से संबंधित है तो खेल विभाग ही होगा। का उद्देश्य वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें तैयार करना। 50 ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और इन खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच, प्रशिक्षण किट और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना है। कई बार खिलाड़ी है जिनको अच्छे कोच नहीं मिल पाते, अच्छे किट्स नहीं मिल पाते, और जो बहुत सारी सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पाती, तो वो तैयार नहीं हो पाते, पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाते और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, और अगर क्वालिफाई कर जाते हैं जीत नहीं पाते। तो खिलाड़ियों को 25,000 रुपए का मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता भी दिया जाएगा। एक टाइप की स्कॉलरशिप है खिलाड़ियों को कि वो अच्छी डाइट लें, अच्छा आराम करें, इसलिए उनको 25, एक टाइप की सैलरी मान लो या स्कॉलरशिप मान लो, कुछ भी मान लो, तो 25,000 रुपए का मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता भी दिया जाएगा। जयपुर में राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जहां चयनित खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी, जैसे वो सिंथेटिक ट्रैक वगैरह हो गया, इंडोर स्टेडियम हो गया, अच्छी क्वालिटी की चीजें इन्हें प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए पात्रता क्या होगी? तो वह खिलाड़ी जो केंद्र की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लाभ नहीं ले रहा हो, यानी केंद्र सरकार ने भी ये स्कीम चला रखी है, वो उस केंद्र सरकार की जो स्कीम चलाई है उसका हिस्सा नहीं हो, या तो उधर हो सकता है या राज्य में हो सकता है। खिलाड़ी राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान की खिलाड़ी हो सकता है। खिलाड़ी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और 20% जो सीटें हैं वो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए आरक्षित की गई है। पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक के लिए तैयार कर रही है सरकार, उनके लिए कितनी प्रतिशत सीटें हैं, तो वो 20% सीटें तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए रखी गई है। तो राज्य प्रतिभा खोज एवं विकास समिति खिलाड़ियों की खोज करेगी। अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव होंगे। इसके जो खिलाड़ी की खोज करेगी उसके अध्यक्ष होंगे क्रीड़ा परिषद के सचिव। योजना के तहत 50 खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 10 करोड़ की राशि का व्यय निम्नानुसार किया जाएगा। तो लेवल 1 है, उसमें क्या कि 25 लाख पर एनम, मतलब प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे लेवल 1 में। लेवल 2 में 20 लाख प्रतिवर्ष, और लेवल 3 में 15 लाख प्रतिवर्ष, और लेवल 4 में 10 लाख प्रतिवर्ष। ये लेवल बनाए गए हैं कि इस अकॉर्डिंग ये पैसे खर्च किए जाएंगे। योजना के पारदर्शी संचालन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए खेल एवं युवा मामलों के विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान मिशन ओलंपिक समिति का गठन किया गया है। अब है पीएम ग्राम सड़क योजना, जो PMGSY है, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सर्वाधिक सड़क निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण की श्रेणी में राजस्थान ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मतलब राजस्थान ने इसे ठान रखा कि हमें पहले पे आना ही नहीं, हमें तो चाहिए नंबर 2। आपने भी ठान रखा होगा कि आपको चलो फर्स्ट ग्रेड जैसा भी गया हो, आपको आना नंबर 2 यानी ग्रेड 2। योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर 10 मई 2026 को बेरुंदा सीहोर, जो मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय स्तर समारोह में रजत जयंती समारोह था इसका, उसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने राजस्थान को सम्मान किया। और राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा। इसके मुख्य बिंदु है सड़क लंबाई में शीर्ष 3 राज्य, 1 नंबर तो मध्य प्रदेश हो गया, और 2 नंबर में कौन है? राजस्थान, क्योंकि हमें तो आना कितना नंबर है? 2 नंबर। फिर उत्तर प्रदेश है गुणवत्ता नियंत्रण में 1 नंबर मध्य प्रदेश, 2 नंबर कौन? राजस्थान, संयुक्त रूप से तमिलनाडु के साथ। और इसका बजट है 70,125 करोड़ रुपए। राजस्थान को 2,000 करोड़ रुपए इसमें मिले हैं। स्वयं सीधा आश्रम योजना, इसके अंदर जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनकी संतानें नहीं या संतानों द्वारा उनको बाहर निकाल दिया गया है, उनको थोड़ा आश्रय देने और उनको सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए हेल्प की जाएगी इस योजना के तहत। तो इसका उद्देश्य केवल आश्रय देना ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों को सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय जीवन प्रदान करना है। राज्य बजट वर्ष 2024-25 में संभाग स्तर पर 50 की क्षमता वाले आश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो सहायता किस प्रकार होगी? प्रति आवासी 3225 रुपए प्रति माह मेष भत्ता, प्रत्येक 5 वर्षों में 10,000 रुपए का अनावर्तक व्यय किया जाएगा। और इसकी पात्रता वरिष्ठ नागरिक जो पुरुष है वो 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के होंगे, और महिला जो 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की होगी। यानी कि जो पेंशन मिलती है ना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसकी सी इसमें योग्यता रखी गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। ऐसा या निराश्रित व्यक्ति, ऐसे पुरुष या महिला किसी प्रकार के आश्रय या जो सहारा या सहायता से वंचित है, या संतानहीन या स्वयं के परिवार से प्रताड़ित है, यानी अब बेटा और बेटी बन निकाल दिया, बहू भी। वर्तमान में लाभार्थी 483 से अधिक बुजुर्ग या नागरिकता प्रवेश हेतु आवेदन जिला स्तरीय अधिकारी को किया जाएगा। इसमें एक जिला स्तरीय अधिकारी बनाया गया है।
उसके पास आप आवेदन कर सकते हैं। वो जांचेगा कि आप इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, आप जो इसके अंदर शर्तें दी गई है वो पूरी कर रहे हैं या नहीं, फिर वो आपको इस आश्रम में ले जाएगा। फिर अगला देखते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र। तो स्थापना डेगला गांव जयपुर में की गई है। भूमि उपयोग लगभग 24 बीघा। पूछा जा सकता है कितनी भूमि का उपयोग किया गया, क्योंकि आरपीसी आजकल ऐसे चीज से कहीं से भी उठा लाती है। और इसकी क्षमता है लगभग 4.9 मेगावाट। उत्पादन प्रति दिन जो औसतन है वो 25,000 यूनिट बिजली का इसमें उत्पादन किया जा रहा है। फिर समारोह, मेले और महोत्सव और कार्यक्रम अभियान उनमें देखते हैं। सबसे पहला टीबी मुक्त भारत अभियान, जो 100 दिवसीय विशेष अभियान है। इसकी शुरुआत 24 मार्च को की गई थी। इसको अपन ने मार्च के करण में पढ़ा था। इसका उद्देश्य था टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करना। राजस्थान ने अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और मात्र 2 माह में लगभग 19 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की, मतलब इनकी जांच की। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आयोजन 25 मई को गंगा दशमी से 5 जून 2026 तक विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बिशलपुर बांध टोंक व बंद बारेठा बांध भरतपुर से इसकी शुरुआत की गई है। ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगे भाई, इसमें कोई ना समझाने वाला ना कुछ और, इतनी लाइन है ये याद रखनी पड़ेगी। और इधर से भाई फिर अगला है अभियान की, इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार। अगर जल संरक्षण को लेकर कोई भी अभियान है तो ये यही होना है भाई, सीधी सी बात है। व्यवहार में परिवर्तन से बेहतर जल उपयोग, सामाजिक जागरूकता फैलाना, जल स्रोतों में प्रदूषण से मुक्त करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना, भूजल पुनर्भरण तो जागरूकता, हरियाणा राजस्थान की तैयारी, जल संचय जन भागीदारी बढ़ाना, जल संरक्षण जन जन का अभियान, जल बचत तो जन जागृति, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान से हर बूंद का संचयन। ये आपको पता, आप इतने समझदार सब हो, इसमें आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकते हो। फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 के तहत राजस्थान के 5 जो सीमावर्ती जिले हैं उनके 184, याद रखिए कितने जी सीमावर्ती जिलों के 184 जो रणनीति गांवों का समग्र विकास करना है। इसका उद्देश्य आधारभूत ढांचा विकास, सुदृढ़ीकरण, रोजगार, पर्यटन और सामुदायिक जो विकास है वो करना। और जिलेवार 184 गांवों का समग्र विकास करना है। उसमें श्रीगंगानगर के कितने जिले हैं, तो बॉर्डर एरिया वाले जिले हैं ना, उन्हीं का, उसके 68 गांव लिए गए हैं। बीकानेर के 46, बाड़मेर के 36, जैसलमेर के 30 और फलौदी जो है जिला नया बना है उसके 4 गांव लिए गए। और वित्तीय प्रावधान प्रति गांव 3 करोड़ रुपए। इसमें जो गांव में बहुत सारी सुविधाएं से जो बॉर्डर इलाके के गांव है वो वंचित रहे हैं, वहां पे सुविधाएं दी जाएगी। अगर आप जैसलमेर या बाड़मेर साइड जाते हैं तो हमें जो सीकर जयपुर में सुविधा मिल रही है ना, का 20% भी नहीं है उधर गाँव में। वहां पे बिजली भी नहीं है भाई, बहुत ऐसे दूर दूर तक गाँव। इधर तो 5-4 किलोमीटर में नया गाँव आ जाता है, उधर तो ऐसे 20-40-50 किलोमीटर तक सिर्फ रेत ही रेत पड़ी है। फिर फिलहाल 123 गांव में 232 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 515 विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रणनीतिक गांवों के विकास और सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो सीमावर्ती ब्लॉकों में स्थित 2195 सड़क संपर्क, दूर संचार संपर्क, टेलीविजन संपर्क और विद्युतीकरण का विस्तार किया जाएगा। यानी ना तो वहां तक पक्की सड़कें, वहां तक पहुंच है, उन लोगों के पास टीवी तक नहीं है। और जब टीवी भी नहीं है तो वहां नेटवर्क होगा नहीं, नेटवर्क नहीं होगा तो वो संचार से वंचित रहे, यानी कनेक्टिविटी उनकी किसी आधार पर नहीं है। तो वहां पे सरकार का मेन प्रयास ये है कि उन गांवों को कनेक्ट किया जाए आसपास के गांवों से, आसपास के छोटे शहरों से। फिर अगला कांस फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में आयोजित होता है। इसकी आयोजन दी रही थी 21 मई 2026 को। कांस फिल्म फेस्टिवल के मंच पर अपना विशेष कलेक्शन पेश किया था व्यक्तित्व आसना वासवानी। ये जयपुर की प्रसिद्ध कुटूर डिजाइनर है। ये याद रखें किसने अपना कलेक्शन पेश किया था, वो थी आसना वासवानी। कांस फिल्म फेस्टिवल में ये विश्व का प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है जहां पे लोग ऐसे फ्लेक्स करते हैं। इसका प्रमुख जो आकर्षण रहा था जयपुर के ऐतिहासिक हवा महल की स्थापत्य शैली में प्रेरित पीतल ब्रास से बना हुआ विशेष आर्मर कवच, जो 100% सोने से बना कस्टमाइज गोल्ड आर्मर। अनुमानित कीमत जिसकी लगभग रही कितनी, 3 करोड़। ये अनुमानित कीमत नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। देवी ड्रॉ कलेक्शन दक्षिण भारत की देवियों की शक्ति थीम पर आधारित था। दुनिया का सब जो कांस फिल्म फेस्टिवल है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह है जो हर साल फ्रांस के कान शहर में आयोजित किया जाता है। ये हमें कहना सा लगता है लेकिन ये कांस नाम है भाई। फिर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का आयोजक निर्देशन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और इसकी अवधि है 18 से 25 मई 2026। और आयोजन जनजाति गरिमा उत्सव के तहत किया गया। इसका संबंध मुख्य योजना से धरती आबा ग्राम जनजातीय ग्राम उत्कर्ष जो अभियान है तो JJ
TUA भी बोलते हैं। इसका कार्यस्थल पर कवरेज किया जयपुर जिले के 10 ब्लॉकों की 177 गांवों में, जो 105 ग्राम पंचायतें हैं, और उन 105 ग्राम पंचायतों के 170 गांव। कई बार वो होता है ना कि एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 गांव में शामिल होते हैं, कि आदि सेवा केंद्रों में संचालित किया गया। और मुख्य उद्देश्य जनजाति वर्ग को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने हेतु 17 विभागों की 25 प्रमुख गतिविधियों की जानकारी देकर लाभान्वित करना। क्योंकि जो जनजातियां उनके पास कनेक्टिविटी नहीं होती है, कई बार जो जिस एरिया में रहते हैं ना उनके पास इतना नॉलेज होता है, कनेक्टिविटी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो क्या सरकार योजनाएं चला रही है और क्या केंद्र सरकार की, क्या राज्य सरकार की है, तो सरकार चाहती है कि उन तक जो योजनाएं चला रखी है उनको जागरूक करे, उन तक ये योजनाएं पहुंचे। अगला देखते हैं, ग्राम विकास रथ अभियान 2026 शुभारंभ हुआ। इसका 27 अप्रैल 2026 को राजस्थान सरकार द्वारा। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना तथा ग्रामीणों समस्याओं को मौके पर ही त्वरित समाधान कर उन्हें जागरूक व आत्मनिर्भर बनाना। यानी कि जो योजनाएं हैं उनकी गांवों तक पहुंच। सीधी सी बात है, जो योजनाएं हैं गांवों तक पहुंच, कई बार गांवों के लोग वंचित रह जाते हैं, तो सरकार चाहती है कि उन तक ये योजनाएं पहुंचे। कवरेज इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक सरकारी योजनाओं की आवश्यक जानकारी पहुंचाई जा रही है। लेकिन हमारे एक अलग ही डर्रा बन रखा है, हम अपने जो स्थानीय सरपंच होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, प्रधान होते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते। अगर अपन उनसे सवाल नहीं पूछ रहे तो हमें जो PM CM है इनसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। हम सवाल उनसे जाके पूछते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, चाहे किसी पार्टी के हो। ये मतलब ये मैटर ही नहीं करता, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आप में वो हिम्मत नहीं, वो औकात नहीं कि आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे सरपंच, प्रधान, सांसद, विधायक से अगर आप सवाल नहीं कर सकते, तो आपको जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चाहे किसी पार्टी के हो उनसे सवाल करने का आपको कोई हक नहीं है। तो स्टार्ट अपने जो लोकल स्तर है, ग्राउंड स्तर है, उससे सवाल पूछने की स्टार्ट करें, फिर आगे जाके आपको सवाल पूछने चाहिए कि काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हम जो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करते, हम सीधा जाके कमेंट करते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की पोस्ट में। फिर ग्राम रथ अभियान का समापन समारोह, तो इसका समापन तिथि 16 मई 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया। और ये सही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के जरिए संबोधन करना, क्योंकि अगर एक CM या कोई भी बड़ा मंत्री किसी जगह आता है तो उसकी सुरक्षा में बहुत पैसा खर्च होता है भाई। सारा सारा मामला इधर से उठा के इधर रख दिया जाता है एक टाइप से। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर दो ना, सरकार का इतना तेल फूंगेगा ना इतने पैसे खर्च होंगे। और इसका जो मुख्य केंद्र था ठिकरिया ग्राम बगरू राजस्थान में। ये पूछा जा सकता है कि इसका समापन समारोह जो ग्राम रथ अभियान उसका कहाँ हुआ, वो ठिकरिया ग्राम बगरू में हुआ। अभियान की अवधि व कवरेज 27 अप्रैल 2026 से शुरू होकर प्रदेश के 183 विधानसभा क्षेत्रों में संचालित किया गया। 200 विधानसभा क्षेत्र है हमारे पूरे राजस्थान में, 200 विधानसभा क्षेत्र है। इनमें से 183 में ये संचालित किया गया। और इससे जो संबंधित कुल विभाग थे वो कुल कितने विभाग थे, 13। तो पूछा जा सकता है कि जो ग्राम रथ अभियान थे उसमें कितने संबंधित विभागों का जो जन जागरण किया गया, एक टाइप से लोगों के बीच में उनकी जागरूकता फैलाएगी, तो वह 13 विभाग इसमें शामिल थे। फिर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वर्ष 2026 में वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के तहत राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में प्रथम स्थान और प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय सम्मान प्रदान किया। इस क्वेश्चन के छपने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है, क्योंकि इसको अवार्ड दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और किस लिए दिया है, जो राजस्थान का जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है ये उत्कृष्ट कार्य किया तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में, और इसलिए दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है उसमें प्रथम स्थान और प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया। और प्रदान करने वाला कौन है, WHO। प्रमुख विशेषताएं इसमें राजस्थान में ब्लॉक स्तर तक 500 से अधिक तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र संचालित है, केंद्र संचालित है। बाकी तंबाकू सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है, लोग तो सुबह सुबह वो तय होगा आपको। राज्य में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 जो कोटपा है के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध की गई है। लेकिन ये भी सबसे ज्यादा चर्चा में आ रही है, क्योंकि अगर जहां सिगरेट नहीं मिल रही तो लोग ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट रखते हैं। एक लाइटर सा आता है, पता नहीं क्या चार्ज वार्ज होती होगी, तो सिगरेट पीते हैं लोग। अधिनियम 2019 के तहत कड़ी परिवर्तन कार्रवाई की गई। इस ग्रामीण अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए
आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अगर किसी अभियान को किसी योजना से जोड़ दिया जाता है तो जिधर फायदा दिखता है उधर किसी जो गलत चीज है उसकी रोकथाम के लिए भी कार्य किया जा सकता है। फिर अगला देखते हैं, देश का पहला बकरी बैंक, यानी कि जो एक जानवर है केराकल बोलते हैं, जो अविलुप्त होती प्रजाति है, रह रही है, सियागोस भी बोलते हैं। वो कई बार जो थार का क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, स्पेशली जैसलमेर या बाड़मेर, फिर बकरियों को खा जाता है। इनके बकरी का नुकसान हुआ उनको तो क्या मिलेगा भाई? सरकार ने एक योजना लाई है बकरी बैंक के नाम से, यानी अगर उसने आपकी बकरी को मार दिया तो आपको एकदम फ्रेश टकाटक नई बकरी मिलेगी बकरी बैंक से। अगर उस जानवर ने आपकी बकरी को मार दिया, वो आपकी बकरी को खा गया, तो आप जाइए बताइए कि भाई हमारी बकरी खा गई, उधर से आपको नई बकरी। दुर्लभ वन्य जीव जो केराकला या सियागोस है, वो रिवेंज किलिंग के बदले की भावना से हत्या, यानी कि अगर इसने हमारी बकरी मार दी तो हम इसको मार देंगे, लेकिन भाई ये विलुप्त होती प्रजाति है तो इसको मार देंगे, पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। सरकार चाहती है कि ये जो सियागोस है, अगर कोई बकरी को खा जाता है तो लोग इसको नहीं मारे, इसलिए हम उनको नई बकरी दे देंगे, तो इस जानवर को ये जिंदा छोड़ देंगे। को बचाने के लिए जैसलमेर में देश का पहला बकरी बैंक शुरू किया गया। तो जैसलमेर में किया गया देश का पहला बकरी बैंक, ये याद रखें। ये मुख्य बिंदु है। ये अभियान राज्य के वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो WTI, ये इसकी एक अनूठी संयुक्त योजना है। यदि केराकल किसी पशुपालक के पशु का शिकार करता है तो लंबी कागजी कार्रवाई के बजाय सीधे बकरी बैंक से पीड़ित को एक नई स्वस्थ बकरी उपलब्ध करवा दी जाएगी। बीमार को दी जाओ स्वस्थ एकदम हेल्दी टकाटक नई बकरी, कौन थे बकरी या वगैरह काट रखा जाओ, फेर बटाओ नहीं लेना चल जाओ ना, थोड़ा सबूत पेश करना पड़े कि भाई वो जानवर ही हमारी बकरी मारी है। वर्तमान में पूरे देश में केवल 50 केराकल शेष, इसलिए सरकार इस केराकल नाम का जो जीव है इसको बचाना चाहती है, जिनमें राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 4 केराकल की पुष्टि 4 ही है। फिर अगर कोई बकरी वकरी खा गया और बांध लोग सल्टा दिया तो फिर तो विलुप्त है। मैपिंग के बाद शुरुआती चरण में प्रत्येक बैंक में 25 स्वस्थ बकरियां रखी जाएगी, यानी जो जितने बकरी बैंक बनाए गए हैं उसमें हर बैंक में 25 बकरियां रखी जाएगी कि सर आपका अगर वो डिपॉजिट हो गया है तो से आप क्रेडिट करवा लो। एकीकृत शिक्षा नीति आयोग द्वारा मई 2026 में जारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस मामले में हम फर्स्ट आए हैं, लिख लेते हैं इधर, फर्स्ट आए। फर्स्ट कौन है? हमारा राजस्थान, एकीकृत शिक्षा के मामले में कक्षा 1 से 12 तक। और मुख्य बिंदु इसके कुल एकीकृत जो विद्यालय कक्षा 1 से 12 लगभग 35% अकेले राजस्थान में संचालित है। भारत में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा एक ही स्थान पर देने वाला हर तीसरा विद्यालय राजस्थान में। पहली 12वीं तक अगर कोई बराबर पढ़ रहे हो तो वो एक बिन सारी एजुकेशन एक ही स्कूल में मिल जाए, दूसरे स्कूल चेंज करनी पड़े। और ऐसे 35% के लगभग अकेले विद्यालय और राजस्थान में संचालित है। राज्य के 27,889 विद्यालय प्राथमिक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की एकीकृत शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी 27,889 स्कूल ऐसे हैं तो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की शिक्षा एक साथ चलाते हैं। जैसे 1 से 12 तक की एक ही विद्यालय में या कहते हैं एक ही विद्यालय में। ऐसे कितने विद्यालय राजस्थान में? 35%। तो ये पूछा जा सकता है एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में राजस्थान में कितने विद्यालय? वो है 35%। समझ रहे हो बात को? पानी पी लो, रीला देखता देखता थक गया होगा, अब देख लियो वीडियो। ताकि बाबू सोना वो ध्यान को, लेकिन वो बहुत जरूरी है। बाकी थांगी बाबू या सोना जो भी है फॉरएवर बोल के व्हाटएवर केयर निकल जैसी। तो सहकार समृद्ध सहकार अभियान अवधि 29 मई 2026 तक है। राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा संचालित उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और पुरानी रिकॉर्ड के निस्तारण है। तो इसमें जापान की जो S5 टेक्नोलॉजी है, सहकारी प्रणाली को अपनाया गया है। और S5 के अंदर ये होगी S5 का तो क्या सीन है, ये 5 बिंदु S5 के यानी अनुपयोगी सामग्री को अलग करना। ये जापानी नाम है सेटन। इसमें क्या जरूरी फाइलों और उपकरणों को व्यवस्थित रखना और शेड्स हो, नियमित साफ सफाई करना, और जो सेइकेत्सु है ये कार्य के मानक विकसित करना, और शित्सु के कार्मिकों में अनुशासन
अनुशासित कार्य संस्कृति विकसित करना है। जापानी की जो कार्य प्रणाली है S5 नाम की अपनाई गई है, जो प्रशासनिक दक्षता और पुराने रिकॉर्डों के निस्तारण के लिए। अष्टम पोषण पखवाड़ा, ये इसके सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पोषण पखवाड़े, क्योंकि इसमें राजस्थान ने जनवरी में पहला स्थान हासिल किया था, फरवरी में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो अब देखते हैं क्या राष्ट्रीय रैंकिंग व इसको राजस्थान ने 112.33% के उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यानी कि इसमें अपन आए, बस हर बार हम दूसरे नंबर पर नहीं आते, पहले भी आते हैं। और आयोजन अवधि रही 9 से 23 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में किया गया था। मुख्य थीम 2026 की जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास, यानी कि अगर जो बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा जो 6 वर्ष का, अगर उसको ढंग से पोषण मिलेगा, ढंग से न्यूट्रिशन वगैरह मिलेंगे, तो उसका शारीरिक विकास के साथ साथ जो मानसिक विकास है वो ढंग से होगा। अगर शारीरिक विकास भी ढंग से किसी बच्चे का नहीं होगा तो मानसिक विकास ढंग से कहां से होगा। अगला देखते हैं राज्य के प्रमुख नवाचार और गतिविधियां। तो नो स्क्रीन ओवर, बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूर रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए फैमिली प्ले टाइम अभियान चलाया गया है। लेकिन आजकल तो भाई ये सीन है कि तो बच्चे के माँ और बाप है, सिर्फ माँ नहीं, माँ और बाप है, उनसे बचने के लिए उन जेल से बाहर चीन चा कृषि चीन चाओ बचने के लिए बच्चा सीधो फोन या टेबलेट पकड़ा कि तू इन देख, माने वहां को काम करने दे, रोटियां बनाने दे, फिर बच्चा स्क्रीन दूर रह सीखिया। और अगर बच्चा पैदा होते ही स्क्रीन देखने लग गया तो उसको आंखों से ब्लर विजन होने की सबसे ज्यादा संभावना है, उसकी आंखें स्टार्ट में ही कमजोर हो जाएगी। जो अपन देख रहे हैं आजकल 8-9 साल के बच्चे के चश्मा चढ़ा हुआ है, चश्मा मेरे भी चढ़ा हुआ है लेकिन बाद में चढ़ा है, होनी ह्यूमन टाइम। तो सामुदायिक सहयोग, पोषण मेला, पोषण मेला एवं दान अभियान के माध्यम से स्थानीय समाज सेवियों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षण सामग्री और खिलौनों दान करने हेतु प्रेरित किया गया। यानी कि जो लोग पिछड़ा समाज सेवी है, जगह कई बार सरपंच प्रधान को चुनाव लड़ना हुआ, ये लोग आके जो आंगनबाड़ी केंद्र बटे खिलौना या कुछ और बच्चा के लिए चीजा दान कर सके, फोटो खिंचवा सके और अच्छाई की मार्केटिंग कर सके सरकार के त्याओ और देवो। फिर अगला है 2026 जेम्स स्टोन शो, जिसको आयोजित किया गया RIC जयपुर में। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं, इतना ही है कहाँ आयोजित किया गया, RIC जयपुर में। इसका संस्करण था कौन सा, 29वां। फिर गोल्डन जुबली नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस 2026, इसका आयोजन जयपुर में किया गया। आयोजक था ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स। फिर अगला ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ अहमदाबाद में 30 अप्रैल को। इसमें CM जो अपने भजनलाल जी हैं, तो राजस्थान फाउंडेशन अहमदाबाद चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया, औपचारिक मतलब फॉर्मली होगा। फिर हैदराबाद में हुआ 9 मई को। राजस्थान में फूड पार्क सीड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के MOU आदान प्रदान किया गया, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इतना इन्वेस्ट आएगा इधर से और इतना विकास हम करेंगे, इतनी नौकरियां वगैरह देंगे, तो 200 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा जो ग्राम है। फिर प्रमुख पुरस्कार में आते हैं प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026 में जो सम्मानित किनको गया, डॉक्टर नीना छिपर को सम्मान गद्य विद्या में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया। इनको यह सम्मान बेंगलोर में आयोजित मेदिनी प्रेरणा साहित्य संस्था के वार्षिकोत्सव में जो डॉक्टर नीना छिब्बर है इनको दिया गया था, और सम्मान का नाम था प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026। फिर संसद रत्न पुरस्कार जो राजस्थान के 2 सांसदों को दिया गया है, इसकी घोषणा मई 2026 में की गई थी। पूरी समिति जो सदन में उत्कृष्ट प्रदर्शन, यानी संसद व्यक्तिगत सांसदों 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा के सांसदों को दिया गया था। 4 संसदीय स्थायी समितियों को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना। 16वें संस्करण में इस सम्मान समारोह जुलाई 2026 में नई दिल्ली में होगा। इस अवसर पर 150वां संसद रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा, और इसका आयोजन कौन करेगा, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यह सम्मान राजस्थान के 2 सम्मानित सांसदों को मिलता है। देखते हैं कौन कौन है, तो पीपी चौधरी और एक लुम्बाराम चौधरी है शायद। तो आगे राजस्थान के 2 सांसद है वो सम्मानित। एक तो जो पीपी चौधरी है पाली के सांसद है, पाली से बीजेपी के सांसद है शायद। पाली सांसद राष्ट्र एक राष्ट्र एक चुनाव वाली जो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी को 18वीं लोकसभा में उनके उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए 4थी बार संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। 4थी बार चुना गया, मतलब भाई वो अल्लाह नहीं, इनकी इतनी PR नहीं है पीपी चौधरी की। जैसे अपन सोशल मीडिया पे रीले देखते हैं, बाकी नेताओं नहीं रीले विले इस आदमी मैंने कभी देखी नहीं।
लेकिन इसकी जो संसद में अटेंडेंस है वो लगभग कितनी है, 99%। संसद की कार्यवाही उसमें 99% भाग लेते हैं, इसलिए इनको ये जो संसद रत्न सम्मान है इससे सम्मानित किया गया है। ये पीआर बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं कि इनको चढ़ा के रखते हैं, कंधों बिठा के, नहीं भाई, ये सिर्फ जो संसद में मुद्दे उठाना, काम की बात करना, 99% इनकी अटेंडेंस है। इससे पहले इनको सम्मान 2015, 16 और 2025 मिल चुका, और 2026 का भी सम्मान पीपी चौधरी को मिलेगा, जो कहां से सांसद है, पाली से। पूछा जा सकता है पीपी चौधरी कहां से सांसद है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पाली सांसद। हिरेन हुंबाराम चौधरी जालौर सिरोही के सांसद हैं। ये मत बोल ना जालौर और सिरोही अलग अलग जिले, कई बार जैसे राजस्थान में जो 25 संसदीय सीटें, राजस्थान में जिले तो बहुत हैं, अब तो 41 है, पहले 33 थे, लेकिन जो सांसद की सीटें जहां से सांसद बन के जाते हैं वो 25 ही है राजस्थान से मात्र। कुछ कुछ जो जिले हैं, कई बार तो 2 जिलों में एक एक जो संसदीय सीट होती है, वैसा कुछ सीन है। तो जो जालौर सिरोही के सांसद है, उनको उनके संसदीय कार्य, जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने और क्षेत्र के विकास में अहम योगदान देने के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2026 इनको भी मिला है। ये पुरस्कार उन्हें ओवरऑल टॉपर्स इन द टोटल टेली की श्रेणी में प्रदान किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सुझाव पर इस पुरस्कार को 2010 में शुरू किया गया, तो मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि सांसद है जो संसदीय कार्यों में भाग लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं, उनको भी पुरस्कार दो, ताकि उनका भी हौसला बढ़े। सिर्फ ये नहीं हो अल्लाह करने वाले सांसदों को नहीं, काम करने वाले को। तो पीपी चौधरी है, वह नरेंद्र मोदी के पहले मंत्रिमंडल में कानून और न्याय राज्य मंत्री रह चुके हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। पहले मंत्रिमंडल यानी 2014 से 2030 वाला। इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 का आयोजन गुप्त वृंदावन धाम के वैश्विक गीता प्रचार आंदोलन के तहत किया गया है। इसका इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 इसका आयोजन, प्रतियोगिता में देश विदेश के 24 राज्यों, देश विदेश के 24 राज्यों में 161 शहरों से कुल 2790 प्रतिभागियों ने भाग लिया। गुप्त वृंदावन धाम के अध्यक्ष हैं दासना दास। इसमें जो प्रमुख पुरस्कार विजेता है, इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया, इनका संबंध जयपुर से। प्रथम स्थान की विजेता है डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता, और इनको उपाधि कौन सी मिली, गीता रत्न, और इनको राशि मिली 51,000। अगर आपको नहीं दिख रहा है, शायद व्हाइट तो मेरे को नहीं लग रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको, तो लिखता हूँ इनको 51,000 रुपए की राशि, गीता रत्न इनको पुरस्कार दिया गया था। क्या होगा, चलो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड तो आपको दिखेगा नहीं, तो दिखा देता हूँ आपको। तो प्रथम पुरस्कार यानी फर्स्ट का संबंध है जयपुर से, का नाम है केवल कृष्ण गुप्ता। को दिया गया गीता रत्न, और इनको जो राशि मिली है, सम्मान राशि, वो मिली है 51,000 रुपए। फिर जो द्वितीय पुरस्कार है यानी सेकंड, का संबंध है कहां से, कोटा से, और इनका नाम है यशस्वी श्रृंगी। और इनको जो उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी गीता विभूषण। और इनको जो राशि मिली वो कितनी है, 21,000 रुपए। फिर तृतीय है कोटा के, ये भी कहां से, कोटा। क्या भाई, इनका नाम है नेहा महावर, इनको उपाधि दी गई गीता भूषण। यशस्वी श्रृंगी को गीता विभूषण, और इनको दी गई है गीता भूषण। और इनको जो राशि दी गई वो कितनी, 11,000 रुपए। तो ये सम्मान है कुछ इस प्रकार है।
अगला देखते हैं मिसेज राजस्थान 2026। इसका आयोजन ग्रैंड फिनाले जामदोली जयपुर के हेवा हेवन रिजोर्ट में मई 2026 को आयोजित किया गया। आयोजक था फ्यूजन ग्रुप ग्रैंड सफारी के सहयोग से। इस साल दो अलग अलग श्रेणी में विजेताओं को ताज पहनाया गया। गोल्ड कैटेगरी में जिसकी उम्र रखेगी 37 से 51 साल में तो श्वेता कंसाना है, इनको विनर घोषित किया गया। और जो सिल्वर कैटेगरी है उसमें उम्र रखेगी 20 से 36, उसमें उमा मीणा को ये ताज पहनाया गया, यानी कि इन्होंने ये टाइटल जीता या फर्स्ट आई। फिर गोल्ड कैटेगरी में जो रनर अप मतलब उपविजेता, तो पहली जो रनर अप रही वह रही विनेता, दूसरी अदिति चौधरी और तीसरी पारुल शर्मा, ये रनर अप रही। तो जो रनर अप में तो उपविजेता हो गई, तो यानी 2 नंबर हो गई विनीता और 3 नंबर हो गई आदित्य चौधरी और 4 नंबर हो गई पारुल शर्मा। लेकिन रनर अप में देखें तो 1 नंबर रनर अप होगी, यानी 1 नंबर की उपविजेता। फिर सिल्वर कैटेगरी में रनर अप रही 1 नंबर नीतू राठौड़, 2 नंबर ख्याति पारिक और 3 नंबर सावी शर्मा। प्रथम नारायण बाठेट पत्रकारिता पुरस्कार ये पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। इनके प्राप्तकर्ता दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता अवधेश अकोदिया, ये स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल फिलहाल में भी इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं कुछ विधायकों के। जयपुर प्रांतीय चारण सभा द्वारा अमर क्रांतिकारी जो कुंवर प्रताप सिंह बारट की जयंती और पुण्यतिथि समारोह पर आयोजित किया गया। यह पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय नारायण बाठेट की स्मृति में शुरू किया गया तो मिला था दैनिक भास्कर के संवाददाता अवधेश अकोदिया को। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मान आयोजन मई 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर आर के अरोड़ा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले कौन है, तो वो है डॉक्टर आर के अरोड़ा। महिमा ग्रुप के प्रेसिडेंट और देश के अग्रणी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकार हैं। इस ग्रुप का नाम है, यानी इनकी कंपनी मान लो एक टाइप से। विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड 2026 तो वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मनोज माथुर उनकी स्मृति में दिया जाता है और इसका संस्करण दूसरा यानी दूसरी बार दिया गया। आयोजन हुआ था 14 मई 2026 को जयपुर में। मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। विभिन्न श्रेणियों के जो विजेता पत्रकारों को सम्मानित किया गया उसमें प्रिंट मीडिया के थे अर्पित शर्मा जो रिपोर्टर है दैनिक भास्कर के, यानी जो अखबार आता है उसके। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में देवांकुर वाधवान है जो आज तक के, और सौरभ अवस्थी है जो भास्कर डिजिटल की, यानी जो भास्कर एप्लीकेशन आप देखते हैं आप यूट्यूब पे देखते हैं उसके। और फोटो जर्नलिज्म में पुरुषोत्तम दिवाकर जो फोटो पत्रकार है इंडिया टुडे के, और आज तक है वो भी इंडिया टुडे ग्रुप का ही। फिर मिस एंड मिसेज इंडिया द क्राउन 2026 ये प्रतियोगिताएं होती रहती है, प्राइवेट संस्थाएं ये प्रतियोगिताएं कराती रहती है। बहुत सारे जो मिस इंडिया और मिसेज इंडिया आपको देखने को मिलती है अलग अलग टाइटल्स के साथ। आयोजन स्थल और आयोजक इसके इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन मई 2026 में राज आंगन रिजोर्ट जयपुर में किया गया। इसका आयोजन गोल्ड इवेंट्स और बेटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इसकी पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है कि इसमें बेटी फाउंडेशन का नाम आ रहा है, यानी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो फाउंडेशन है ये चलता है, बेटियों के लिए बेटी बचाओ के लिए चलता है, या जो बच्चियां हैं जिनको ढंग से लालन पालन नहीं मिल पाता है, एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनके लिए फाउंडेशन चलाया जाता है। मिस इंडिया द क्राउन 2026 किसको मिला? रूबी चौधरी को जो है हरियाणा से। ये हमको नहीं जाना जाएगा, ये हमको पूछा नहीं जाएगा। हमें पूछा जाएगा मिस इंडिया राजस्थान तो बनी सिद्धि राठौड़, और मिसेज इंडिया कौन बनी? जया शर्मा, और मिसेज इंडिया राजस्थान कौन बनी? ये कौन बनी? जया शर्मा। ये भी राजस्थान से, ये मिसेज इंडिया राजस्थान से, तभी तो मिस इंडिया बनी है। तो इसमें जो मिस और मिसेज है दो कैटेगरी रखी गई थी, इसमें मिस इंडिया का क्राउन तो रूबी चौधरी जो हरियाणा से, और मिस इंडिया राजस्थान का क्राउन है वो मिला था सिद्धि राठौड़ को जो जयपुर से संबंधित है। फिर प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड 2026 आयोजन तिथि इसकी है मई 2026। जयपुर के ICTT इन्वेंशन सेंटर के सभागार में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ जयपुर में आयोजित नेशनल आइकन अवार्ड 2026 समारोह में राजस्थान की 2 प्रतिभाओं को प्रतिष्ठित प्राइड ऑफ राजस्थान का पुरस्कार दिया गया है, और इसके मुख्य अतिथि रहे जयपुर सांसद मंजू शर्मा, सांसद दर्शन सिंह चौधरी द्वारा यह अवार्ड
प्रदान किया गया। प्रमुख पुरस्कार विजेता है कृति जैन, जो कृत्रिक नृत्य क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया था प्राइड ऑफ राजस्थान का जो पुरस्कार है। फिर है किरण चौधरी, राजस्थानी संस्कृति और पारंपरिक पहनावे को वैश्विक संरक्षण और उत्थान के क्षेत्र में इनका योगदान रहा, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। पहनावे वाले में किरण चौधरी और कथक नृत्य में कृति जैन। फिर शिक्षा श्री सम्मान, तो विद्यालय के बुनियादी ढांचों में योगदान देने वाले व्यक्तियों या भामाशाओं को सम्मानित करना। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह जयपुर 29 जून 2026 को होगा। आयोजक होगा शिक्षा विभाग। पात्रता में परिवर्तन किया गया कि जिला स्तरीय शिक्षा श्री सम्मान के लिए न्यूनतम दान राशि जो पहले 5 लाख थी उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 1 लाख। यानी अब कोई विद्यालय है गांव का, में अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए का भी दान देता है, पहले 5 लाख का देना पड़ता था शिक्षा श्री सम्मान के लिए, आप एलिजिबल हो या नहीं इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए। अब सरकार ने इस राशि को घटा दिया और ये राशि कर दी है मात्र 1 लाख रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए का दान देते हो, 1 लाख रुपए का विद्यालय में कोई कार्य करवाते हो, तो आप शिक्षा श्री सम्मान के लिए एलिजिबल है। यानी आपको जो जिला कमेटी है वो शिक्षा श्री सम्मान के लिए आपको आगे भेजेगी। तो इसमें जो स्तर है जिला स्तर है, दिख रहा होगा आपको, हाँ ये तो दिख रहा होगा, जिला स्तर इसमें शिक्षा श्री सम्मान नाम है और इसकी दान राशि है 1 लाख से 30 लाख रुपए तक। अगर आप 1 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक देते हो तो आपको जो शिक्षा श्री सम्मान है उससे नवाजा जाएगा। फिर राज्य स्तर पे शिक्षा भूषण नाम से जो राशि है, दान राशि है जो भामाशाह देते हैं वो है 30 लाख से 1 करोड़। और फिर राज्य में शिक्षा विभूषण जो सम्मान है राशि 1 करोड़ या इससे अधिक, यानी 1 करोड़ से ज्यादा रुपए आप अगर विद्यालय को देते हैं, विद्यालय में 1 करोड़ से ज्यादा का कार्य करवाते हैं, तो आपको शिक्षा भूषण सम्मान उसे सम्मानित किया जाएगा। अब पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर पुस्तक उदयपुर सिटी में आयोजित समारोह में प्रख्यात लेखक एवं इतिहासकार ब्रायन मास्टर्स की पुस्तक है जिसका नाम है महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर। ये 5वें संशोधित संस्करण का विमोचन किया गया, यानी कि इस पुस्तक को अपडेट किया गया था, उसमें कुछ ऐड की गई थी, संशोधन किया गया था। इसके समारोह में गुलाब कोठारी जो प्रधान संपादक है राजस्थान पत्रिका समूह के, और डॉक्टर जो लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ है, ये मेवाड़ राज घराने से संबंधित है, यानी महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं ये खुद को। ये पुस्तक मेवाड़ के लगभग 1500 वर्षों के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। पुस्तक में मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा, शौर्य, स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया गया। और पुस्तक किसने लिखी है? ब्रायन मास्टर्स। इतना याद रखें। अब चर्चित व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो अभिमन्यु निर्माण है, राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार इनको मिला। तो सम्मानित व्यक्तित्व है सीकर जिले के युवा उद्यमी है अभिमन्यु निर्माण। पुरस्कार मिला इनको राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार एआई एवं मार्केटिंग के क्षेत्र का। प्रदाता संस्था है, मतलब पुरस्कार देने वाली संस्था भारत सरकार का उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो डीपीआईआईटी है। और आयोजन स्थल इसका कहाँ रहा? नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में इनको पुरस्कार दिया गया। योगदान क्षेत्र रहा एआई और मार्केटिंग क्षेत्र में असाधारण कार्य, तो यानी बहुत ज्यादा उत्कृष्ट कार्य किया, बहुत ज्यादा काम किया, अचानक से ऐसे करके ऐसे हुआ है। विशेष तथ्य है इसकी, इनकी कंपनी भारतीय इनोवेशंस देश की पहली एआई संचालित मार्केटिंग एजेंसी की, यानी कि जो मार्केटिंग एजेंसी वो भी एआई से संचालित है। और इनकी कंपनी का नाम है भारतीय इनोवेशन। और जो राष्ट्रीय उत्कृष्ट का पुरस्कार किसको मिला है? अभिमन्यु निर्माण। और इनका संबंध है वहां से, यह है उद्योगपति। फिर है डॉक्टर मंजू बागमार, यह है महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार को लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ब्रिटेन की संसद के पहले वेस्ट मिनिस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के लिए विशेष आमंत्रित किया। और इसका आयोजन होगा 26 जून 2026 को, और आयोजन स्थल लंदन ही होगा। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के वाइस प्रेसिडेंट सुशील गायकवाड़ ने व्यक्तिगत रूप से यह आमंत्रण और सम्मान डॉक्टर मंजू बागमार उनको प्रदान किया है। डॉक्टर मंजू बागमार ने मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी उत्कृष्ट सेवाएं दी। ये लायक भी है। आईपीएस पारिश अनिल देशमुख, राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी पारिश अनिल देशमुख को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है, यानी को राजस्थान के कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया 5 साल के लिए। अब राज्य सरकार द्वारा इन्हें केंद्रीय जिम्मेदारी के लिए 5 वर्ष के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया। पूर्व में ये पूर्व पद था। वर्तमान में तो राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन एसओजी होता है, डीआईजी के पद पर कार्य रहते हैं। एसओजी मतलब तो आपको कभी भी आगे ले जाए, जो पेपर लीक भी करते हैं
पुलिस नहीं सुलझी जाती आजकल सीधी। फिर है नीलम मीणा, राजधानी सवाईमाधोपुर के बामनवास उपखंड के कोयला गांव की है। ये पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है। पश्चिम बंगाल में भी जो चुनाव हुए थे सर, ममता दीदी हैं, ममता बनर्जी को जनता ने दिखाया आईना, सर उन्होंने बिंदु अधिकारी को जो मुख्यमंत्री बनाया है, और उस पश्चिम बंगाल की जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है वो बनी नीलम मीणा, और इनका संबंध है सवाईमाधोपुर जिले से। 1998 बैच की वरिष्ठ IAS है ये। उनके पिता जयपुर में जिला जज के पद पर भी कार्यरत रहे। पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी एजुकेशनल बहुत शानदार रही है। फिर अगला आजाद सिंह राठौड़, बाड़मेर के ये युवा नेता हैं और शायद कांग्रेस के युवा नेता हैं। लंदन में आयोजित होने जा रहे प्रतिष्ठित आइडियाज फॉर इंडिया इंडिया वीक 2026 सम्मेलन में राजस्थान के युवा लेखक एवं विदेश नीति विशेष विश्लेषक युवा नेता आजाद सिंह राठौड़ तो बाड़मेर के बतौर स्पीकर सहभागिता करेंगे, यानी एज ए स्पोकपर्सन बोलेंगे, एज ए स्पीकर बोलेंगे। इन्होंने कारगिल द हाइट्स ऑफ बहादुरी नामक एक भी लिखी। डॉक्टर SR मेहता का निधन, ये जयपुर के प्रख्यात चिकित्सक और मेडिसिन गॉड फादर है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 95 वर्ष की आयु में 21 मई 2026 को इनका निधन हो गया। इन्होंने स्वाभिमान सिंह जो मेडिकल कॉलेज है या स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल है जयपुर का, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने में अतुलनीय योगदान इनका रहा था। डॉक्टर थे। चिकित्सा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 16 मार्च 1985 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया था, यानी कि पद्मश्री इनको दिया गया था, जो सर्वोच्च सम्मान के रूप में चौथा सर्वोच्च सम्मान है। अब राजकेश मीणा, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल तो जयपुर है RSS के सचिव नियुक्त किए गए राजकेश मीणा। और हेमंत कुमार शर्मा के बारे में बात करें तो राजस्थान के डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा को दुबई में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस के लिए इनका चयन हुआ, यानी कि वो प्रतिनिधित्व करेंगे राजस्थान। फिर रासमस एबिलगार्ड क्रिस्टेंसन, डेनमार्क के राजदूत रासमस एबिलगार्ड, इन्होंने 28 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात होती है नॉर्मली कि ऐसे आ जाए। इस दौरान जल प्रबंधन, नवीनीकरण ऊर्जा और डेयरी के क्षेत्र में संभावनाओं को लेकर इन्होंने चर्चा की। अगला देखते हैं चर्चित स्थल, ये आड़सर गांव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आड़सर गांव से ग्राम विकास चौपाल की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, तो ज्यादा से ज्यादा करंट के सवाल होंगे वो इन्हीं की योजनाओं से संबंधित। और जब मुख्यमंत्री खुद किसी योजना की शुरुआत कर रहा है तो उसे सवाल होना बनता है। फिर जोधपुर, देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम राजस्थान के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शुरू किया गया, जो जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भैरों सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण किया। भैरों सिंह शेखावत जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नागौर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेड़ता में राव दूधा की मूर्ति का अनावरण किया। फिर बांसवाड़ा के बारे में बात करें तो राजस्थान का प्रथम जिला जहां प्रत्येक गांव, जो बांसवाड़ा में सभी 1495 गांव है, में ग्राम स्वयं सेवक नियुक्त किए गए पहली बार। तो पूछा जाए किस जिले के प्रत्येक गांव में ग्राम स्वयं सेवक नियुक्त किए गए हैं, तो वो है बांसवाड़ा, जिसके कितने गांव है 1495। आप समझो तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उनके बारे में बात करते हैं। तो फॉक्स फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसका निर्माण जयपुर के युवा उद्यमी ऋचा गोस्वामी द्वारा किया गया था। लॉन्च उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। उद्देश्य लोक कला और कलाकारों को डिजिटल दुनिया की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें सुरक्षित करियर विकल्प प्रदान करना। इन जो लोक कलाकार हैं, जिसे आप लोग नहीं जानते कि जो बपंग वादक है या अलगोजा वादक है, ये कौन से हैं, कहाँ गाते हैं, ये लोग भी सोशल मीडिया से दूर है कि इनकी उम्र हो चुकी है, वो सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है, एक फ्रेंडली नहीं है। तो इन्होंने ये जो फॉक्स फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई एप्लीकेशन है ये लॉन्च की है। इसके माध्यम से जो लोक कलाकार हैं उनके लिए जॉब वॉब के अवसर ढूंढ सके, उनको फिर के गाना नहीं पड़े, फिर के उनको बजाना नहीं पड़े, ये सीन है इसके अंदर, और उनको करियर के विकल्प भी प्रदान करेंगे। फिर सर इसका टाइगर रीजनों में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना है तो मई 2026 में वेदांता समूह तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का है। और ये अनिल अग्रवाल राजस्थान के है जनता की। इनकी फाउंडेशन की पशु कल्याण पहल जो टाको है, द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान के वन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है
अलवर में, उसमें अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जो एनआईसी स्थापित किया जाएगा। साइन फाउंडेशन के सहयोग से सरिस्का में 1.4 करोड़ की लागत से 1.04 करोड़ की लागत से एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान वन्य जीव सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु रणथंभौर टाइगर रिजर्व की 8 विशेष निगरानी वाहनों को रवाना किया गया। टाको, इसकी स्थापना 2022 में हुई थी। ये वेदांता समूह की अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की एक पशु कल्याण की पहल है। उद्देश्य पशु कल्याण और वन्य जीव संरक्षण के लिए एक स्थायी परिस्थिति तंत्र को विकसित करने हेतु इसकी स्थापना की गई। फिर राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी एआई के मध्य समझौता कब हुआ? ये हुआ 25 मई 2026 को। वाधवानी एआई बिना किसी वित्तीय भार के अगले 3 वर्षों तक राजस्थान सरकार को फ्री तकनीकी सहायता टेक्नोलॉजी पार्टनर प्रदान करेगी। राजस्थान सरकार से इन्होंने पैसा नहीं लिया। जो वाधवानी एआई है ये राजस्थान सरकार को बढ़िया सहायता करेगी, अगले 3 साल के लिए फ्री तकनीकी सहायता करेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक एआई उपकरणों के माध्यम से किसानों की उत्पादकता को बढ़ाना और विभागीय निर्णयों को त्वरित व सटीक बनाना। नहीं करते हो लावनी तो खुद नहीं करनी। फिर किसानों के लिए एक प्रमुख एआई टूल्स एग्रीवाणी, स्थानीय भाषाओं में मौसम, फसलों और योजनाओं की त्वरित जानकारी देने वाला बहुभाषी चैटबॉट है जिसका नाम है एग्रीवाणी। फिर क्रॉप, कंप्यूटर विजन तकनीक पर आधारित कीटों और बीमारियों की निगरानी व पहचान करने वाला टूल। सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर व स्मार्टफोन आधारित टूल जो खेत में ही सोयाबीन की गुणवत्ता सटीक जांच करेगा। और एग्री एआई कलेक्ट फील्ड है तो फील्ड गतिविधियों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने एवं प्रशासनिक स्तर पर न्यूज मॉनिटरिंग हेतु उपयोगी है। इसका नाम है एग्री एआई कलेक्ट। अगला देखते हैं विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एमओयू। इस कार्यक्रम का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया था। राज्य सरकार ने निम्नलिखित एमओयू हस्ताक्षर किए। इसमें विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ इन्होंने एमओयू हस्ताक्षर किया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जयपुर की स्थापना के लिए इन्होंने एमओयू हस्ताक्षर किया। फिर कौन कौन सी विदेशी भाषा सिखाई जाएगी इसके लिए है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानी और कोरियन भाषाएं इसके अंदर सिखाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान इंग्लिश और एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज के जर्नल का विमोचन भी किया गया। नेशनल एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट ड्राइव के तहत विभिन्न एमओयू भी संपादित हुए। फिर एआई आधारित पिंक गार्ड ऐप लॉन्च पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के द्वारा किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नर है। जयपुर पुलिस द्वारा टूरिस्ट फर्स्ट थीम के तहत किया गया। आमेर फोर्ट पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक जगह से स्टार्ट किया जाएगा, अगर वहां से इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वहां से अच्छे आउटकम मिलते हैं, वहां पे उपयोगी साबित होता है तो इसको बहुत सारी जगह लागू कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन। शुरुआत कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी द्वारा पाली से की गई। जो पाली के कलेक्टर हैं, गांवों से निकलकर देश विदेश में बसे प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ना। सीधी सी बात है, प्रवासी भारत से खासे पैसे कमा रहे हैं तो इसके लिए आमंत्रित करना या आग्रह करना या ऐसे सजेस्ट करना कि अगर आपने ज्यादा पैसे कमाए तो आप अपने समाज सेवा में दो, अपने क्षेत्र के क्षेत्र में योगदान दीजिए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। फिर अगला है पोर्टल रिपोर्ट ऐप। एनसीआरबी रिपोर्ट जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो 2024 नवीनतम 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराधों की सांख्यिकी मामलों में राजस्थान ने देश भर में 30 पायदान पे। अरे अप्पा अपराध का मामला है क्यों राजस्थान हमेशा ऑन द टॉप। इसके मुख्य बिंदु राजस्थान में महिला अपराध दर 12.2% की दर्ज की गई है। जो अपराध दर है 4.3 के राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना दी गई। ये जो पूरे देश का अपराध का राष्ट्रीय दर है 4.3 है, लेकिन अपन 12% में बैठे 3 गुना दी। सबसे टॉप पे कौन? हम। वर्ष 2024 में राज्य में महिलाओं से दुष्कर्म के 48 मामले दर्ज किए गए हैं। 48 महिलाएं शिकार हुई है। तो पिछले वर्ष 2023 की तुलना में 4.08% की कमी है। कई बार दुष्कर्म की शिकार महिलाएं मामला दर्ज भी नहीं करवा पाती। तो ये तो सिर्फ आंकड़े हैं जो दर्ज हुए हैं। इसके अलावा इनसे मेरे को लगता है 10 गुना ज्यादा आंकड़े अगर रियल में देखे जाए तो आपको मिल सकते हैं कर्म या प्रताड़ना की। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आंकड़े भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सीधी सी बात है, इन चीजों की शिकार है वो सिर्फ महिला भी नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। इसका क्या जाता है मानसिक शोषण पुरुषों पे। एक रिपोर्ट के अनुसार जो देश में लगभग 40% जो रेप केसेस हैं वो फर्जी पाए गए। वो पैसे ऐंठने पेश जुमिल करने के लिए फर्जी रेप केस तक लगा दिए गए हैं। और जो दहेज प्रताड़ना के केस हैं
में तो ये मामला 60% के लगभग जाता है, स्पेशली राजस्थान में। तो दहेज के नाम पर जो केस किया जाता है ना कि दहेज मांग रहे हैं, 60% तक के केस वो छूटे होते हैं। दहेज के केस 60% तक के केस छूटे होते हैं। वो होते हैं एलिमनी लेने के लिए, तलाक लेने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पकड़ा जाए तो अगले पे सीधा दहेज का या प्रताड़ना का या डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक दो आप, खत्म, अगला खत्म। अगला 2 नंबर चक्कर काटता रहे कोर्ट के, पैसे भरता रहे, नहीं देता रहे। कुछ चीजों की शिकार सिर्फ महिलाएं नहीं होती, पुरुष भी होते हैं, और ये इस चीज का गवाह है। लेकिन वही है ना, बात कौन करे, आयोग पुरुष आयोग है ही नहीं। फिर अगला देखते हैं, देश में 19 प्रमुख महानगरों में जयपुर प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक अपराध दर है 34.3 के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। हालांकि कुल दर्ज मामलों में इसकी संख्या दिल्ली में अधिक है, लेकिन प्रतिशत के मामले में जयपुर में अधिक। जयपुर के इस जिले में सर्वाधिक 163, साउथ में 132, वेस्ट में 129 था, नॉर्थ जिले में 73 मामले दर्ज हुए। ये नहीं पूछेंगे कितने मामले दर्ज हुए, कितने प्रतिशत के साथ टॉप करें हमने, 34.3% का टॉप करते हैं। अगला, राजस्थान की शिक्षा में नवाचार। नीति आयोग ने अपनी मई 2026 की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान की शिक्षा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में मान्यता दी है। आयोग ने राज्य के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय माना है। यानी कि ध्यान देकर काम करो, राजस्थान वाली को बोला कि इनको देख के कुछ सीखो। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इस अभियान के तहत ओसीआर तकनीक जो एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली है, ये सराहना की गई है। इस पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली के जरिए 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लर्निंग पॉवर्टी से बाहर निकालने में बड़ी मदद मिली है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से छात्रों में अधिगम स्तर में 8 से 10% की वार्षिक सुधार रेट भी दर्ज हुई है। परख रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल रहा है। रिपोर्ट में टोंक जिले में संचालित पढ़ाई विधि एआई कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया गया। गणित सहित विभिन्न विषयों में परीक्षा के परिणामों में सुधार किया गया, यानी पढ़ाई में भी एआई का उपयोग लेंगे। लेकिन एक चीज आप मान के चलिए, जितनी ज्यादा किसी चीज में अपन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारी ये जो ब्रेन मेमोरी है हमेशा वीक होती जाएगी। जैसे आपके पास स्मार्टफोन नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइन फोन थे, आपको लगभग जो आपके रिश्तेदार होंगे, घर वाले होंगे, दोस्त होंगे, उनके नंबर आपको याद रहते थे। जब से झुंझुना आपके हाथ में आया तब से आपको, मुझे नहीं लगता 10 लोगों के नंबर भी याद है। तो एक टच पे मिल जाता ना, सर्च करते ही आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाती है। तो अपन अपनी मेमोरी पे जोर नहीं डालते, और जोर नहीं डालते तो वो वीक होती जाती है। अगला देखते हैं खेल और खिलाड़ी के मामले में। अब आ जाओ खिलाड़ियों। अल्ट्रा मैराथन आईएयू 24 घंटे की एशिया एवं ओशिनिया चैंपियनशिप, जिसका आयोजन किया गया था हिरोशिमा जापान में, आयोजक था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स। उपलब्धियां क्या रही इसमें? जो चोमू है, जयपुर के अल्ट्रा मैराथन धावक अमर सिंह देवंदा ने पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम किया। इन्होंने 24 घंटे में 282.88 किलोमीटर की दूरी तय कर भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। लगभग 300 किलोमीटर भागे हैं भाई ये। इन्होंने अपना कि वर्ष 2024 का पुराना रिकॉर्ड 272.53 किलोमीटर था, उसको तोड़ दिया। तो इधर से क्वेश्चन छपने की संभावना है। फिर आयरन मैन 70.3 प्रतियोगिता, इसका आयोजन स्थल और तिथि रही शंघाई चीन में 17 मई 2026 को किया गया। जयपुर के 43 वर्षीय फिटनेस एथलीट आशीष बड़गोती ने दुनिया की सबसे कठिन फिटनेस चुनौतियों में से एक आयरन मैन 70.3 प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा किया। कुल समय इस अंतरराष्ट्रीय ट्रायथलॉन को 6 घंटे और 39 मिनट में इन्होंने पूरा किया, जिनका नाम आशीष बड़गोती। इस प्रतियोगिता के मानक है, इसके तहत एथलीट को 1.9 किलोमीटर की तैराकी, 90 किलोमीटर की साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन तय करनी होती है। तो भाई इतनी चीजें एक ही आदमी करेगा। नॉर्मली एथलीट होते हैं, साइकिलिंग का अलग एथलीट है, तैराकी का अलग है, रनिंग का अलग है, लेकिन एक ही एथलीट को ये सारे काम करने होते हैं। फिर देखते हैं इनाया खान, जो रोबोवेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने हिस्सा लिया और विजेता रही। जयपुर की 14 वर्षीय छात्र है इनाया खान। इनाया खान ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। आयोजन स्थल इसका लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मिशिगन अमेरिका में हुआ, सरेन डिवीजन जूनियर बिल्डिंग ब्रिजेस डिवीजन में। विशेष तथ्य, इनाया ने गाना की रोबोटिक्स एकेडमी फाउंडेशन GRAF के
तत्वाधान में घाना के रोबोटिक्स प्रतिनिधि मंडल का टीम लीडर के रूप में भी नेतृत्व किया है दूसरे देश का। इनाया खान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान सरकार की ब्रांड एम्बेसडर है। छोटी सी का नाम है इनाया खान। इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, चैंपियन बनने का अवसर प्राप्त किया है, वो कहाँ किया है? मिशिगन अमेरिका में। और किसमें? रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में। 27वीं नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट चैंपियनशिप आयोजन स्थल होती थी चंडीगढ़ 25-26 पदक व स्पर्धा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कुल 2 पदक जीते। प्रदर्शन संतोष जार जो तेजागाबाद सांबर जेल की निवासी है और रजत पदक महिला टीम स्पर्धा में जीता और कांस्य पदक महिला युगल स्पर्धा में इन्होंने जीता। पूर्व रिकॉर्ड था इनका 2025 में अहमदाबाद में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता और इधर भी कितने पदक जीते? 2। नाम क्या है? संतोष जाट। 27वीं नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट चैंपियनशिप। फिर एनटीपीसी खेलो इंडिया महिला नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन डीडीए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अप्रैल 2026 किया गया। खिलाड़ी रही थी धृति शर्मा, तो कहाँ की है? जयपुर की। पदक व श्रेणी इनकी रही थी सब जूनियर रिकर्व गर्ल्स श्रेणी में। कहाँ से पदक इन्होंने जीता? विशेष तथ्य शूट ऑफ में झारखंड की खुशी कुमारी को हराकर जीत दर्ज की। हाल तो ये पूछा जाता है किसको हराकर जीत दर्ज की, तो जो धृति शर्मा है इन्होंने झारखंड की खुशी कुमारी को हराकर दर्ज की। यानी ये कौन रही? ये कुमारी, ये कौन रही? रनर अप, क्या कहें, सिल्वर मेडल इन्होंने नाम किया। फिर अगला एनटीपीसी खेलो इंडिया महिला नेशनल तीरंदाजी हो गया। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। और इसमें जो खिलाड़ी मनीनी कौशक, एक तो आप ये याद रखें मनीनी कौशक, एक है कृष्णा नागर, एक है अवनी लेखरा। का नाम आप रट लीजिए, क्या आपके करंट में कभी भी आ सकते हैं और करंट में अगर कभी भी आ सकते हैं तो एग्जाम में कभी भी नहीं आएंगे ही आएंगे, इनसे सवाल बनते हैं। तो जो 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग नेशनल प्रतियोगिता हुई थी उसमें मनीनी कौशक राजस्थान की, इन्होंने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में टीम स्पर्धा उसमें कांस्य पदक जीता और इनका स्कोर प्रदर्शन रहा। क्वालिफिकेशन राउंड में 587 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, फाइनल में चौथा। साथी खिलाड़ी इनकी रही। टीम को पोडियम तक पहुंचाने में मोनिका जाखड़ और कृतिराज राठौड़ का योगदान रहा। दोनों ने 573 अंक अर्जित किए और जो मनीनी कौशक है इनको कौन सा पदक मिला? कांस्य, यानी कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप तो अपन पढ़ चुके हैं। फिर विशेष तथ्य, मनीनी कौशक हाल ही में राजस्थान में डीएसपी पद पर नियुक्त हुई है। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या आउट ऑफ टर्न जो नौकरी भी दी जाती है सरकार के द्वारा अगर वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। योगेश कुमार खिचड़ जो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज है, इन्होंने चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक जीते। करियर रिकॉर्ड अब तक 4 अंतरराष्ट्रीय 50 राष्ट्रीय पदक ये योगेश कुमार जीत चुके हैं। योगेश कुमार खिचड़ है। आगामी चयन जून 2026 में जर्मनी में होने वाली जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी भारतीय टीम में इनका चयन हुआ और उनका नाम है योगेश कुमार खिचड़, तो ये भी याद रखें। फिर अगला वार्षिक T10 क्रिकेट प्रतियोगिता RIPL 2026, इसका आयोजन 3 मई 2026 को रॉयल स्पोर्ट्स क्लब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में किया जाएगा। आयोजक है इसकी अंतरराष्ट्रीय समाजसेवी संस्था RPPG यूएई राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप और इसमें प्रतिभागी होंगे प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों की कुल 10 टीमें। उसमें विनर कौन रही? पुरुषों में एजे सुपर किंग्स जो है अभिषेक जादू की टीम है पिंक लाइन, और महिलाओं में विनर रही नारी शक्ति टीम एजे क्वींस। मैन ऑफ द सीरीज जो RIPL क्रिकेट प्रतियोगिता है उसमें तनवीर रहे और वुमन ऑफ द सीरीज यानी महिलाओं में कौन रही? पीयूषी चतुर्वेदी। इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन कांवा देहरादून उत्तराखंड। पदक व श्रेणी राजश्री कन्नौर जो बालोतरा की निवासी, इन्होंने देहरादून में आयोजित चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में सीनियर महिला वर्ग में 395 का स्कोर हासिल किया। 400 में से के साथ इन्होंने कौन सा जीता? मेडल यानी रजत पदक। और इनका चयन राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए भी हो गया और इनके कोच है रजत सिंह राजावत। तो आप ये याद रखें रजत सिंह राजावत जिसकी कोच है उसने कौन सा पदक जीता है? रजत, यानी कौन से नंबर पे आई है? 2 नंबर। उसका नाम है राजश्री।
रह से रजत, रह से राजश्री और रह से रजत सिंह राजावत। ये तो आप याद रख ही लोगे। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप, देहरादून, उत्तराखंड। अब बात करते हैं इकराम खान। बाड़मेर जिले के सरहदी गांव पदमड़ा के निवासी इकराम खान ने जो 35वीं इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में सीनियर 10 मीटर एयर पिस्टल सीनियर वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। नेशनल खेलेंगे भाई। 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, इसका आयोजन 20 से 24 मई 2026 तक पंजिन सिचुआन चीन में हुआ। भारत का प्रदर्शन देखने कुल 8 पदक जीते। भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य एवं ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत ने कोरिया में हुई पिछली एशियन चैंपियनशिप में भी 7 पदक जीते थे, यानी भारत ने 10 एक पदक हासिल किया कोरिया वाले से ज्यादा। राजस्थान की सहभागिता, तो ये प्रतियोगिता हुई थी कौन सी? लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। इसमें राजस्थान का क्या सीन रहा? तो जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी दिव्यांशी जैन, हट लीजिए नाम, बार बार आएगा। गर्ल्स अंडर 13 वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता। दिव्यांशी को गर्ल्स अंडर 13 के सेमीफाइनल में जापान की रियो योशिनो से 8-11, 11-7, 6-11, 11-4 और 12-10 से हार का सामना करना पड़ा। जयपुर के धैर्य गोगिया ने क्वार्टर फाइनल में हारकर 5वें स्थान पर रहे। भारतीय दल की कोच थी सुरभि। फिर अगला 36वीं राजस्थान स्ट्रेट लिफ्टिंग एवं आईबीपी चैंपियनशिप, इसका आयोजन 24 मई 2026 को भीलवाड़ा शहर के सिंधु भवन में किया गया था। विजेता रहे फलोदी में जो राजस्थान स्ट्रेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, इसमें विजेता कौन रही? फलोदी। मुख्य बिंदु इसके रहे फलोदी के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। 6 स्वर्ण में महेंद्र जो चांडा है, इन्होंने 1, मास्टर्स 2 और सीनियर वर्ग में 2 स्वर्ण जीते। गौरव बोरा जो सब जूनियर वर्ग में, इन्होंने 2 स्वर्ण जीते। धाकड़ खान ने 1 स्वर्ण जीता, 1 रजत जीता। धाकड़ खान ने 1 कांस्य जीता। सुरेश चौधरी ने और अजय कुमार स्टार ने 140 किलो इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाकर यहाँ रिकॉर्ड भी बनाया। राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, इसका आयोजन 30 से 31 मई 2026 को हुआ। स्थान रहा शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। इस नाम से लगभग जो चीजें मिलेगी आपको कहाँ मिलेगी? शार्दुल सिंह कैनेर के शासक रहे हैं। मुक्त अरुंधति चौधरी कोटा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ। अगर भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है तो आरपीसी भी इनका प्रश्न चयन करेगी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 2026 तक अरुंधति जो चौधरी है 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेगी। राजस्थान से बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। बॉक्सिंग में कोई महिला खिलाड़ी अगर कॉमनवेल्थ गई तो उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ अरुंधति चौधरी, यानी पहली महिला खिलाड़ी है। ले लीजिए तो नहीं बोलूंगा। 93%। जुलाई में आपका पेपर है, जुलाई में ये कॉमनवेल्थ गेम होंगे, जुलाई में ये जाएगी। फिर ये जाएगी सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम में नहीं, आरपीसी के पेपर में भी जाएगी। इनके कोच है अशोक गौतम। और ये याद रखें कौन से बार में? बार वर्ग में 70 किलोग्राम जो बार वर्ग है उसमें। 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजन स्थल होती थी। इसका आयोजन स्थल 12 से 14 मई 2026 को महबूबाबाद तेलंगाना के एनटीआर स्टेडियम में किया गया था। राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता हासिल किया, यानी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और विनर कौन रही? हरियाणा। फिर अगला देखते हैं आईजी पुणे महिला एवं जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप 15 मई 2026 को आयोजित हुई थी पुणे के ऑक्सफोर्ड गोल्फ रिजोर्ट में। गोल्फर है जो ओजस्विनी सारस्वत है, इन्होंने बी गर्ल्स कैटेगरी का खिताब अपने नाम किया, जो उनके करियर की 12वीं राष्ट्रीय जीत है। इन्होंने 3 राउंड में क्रमशः 73, 74 और अंतिम राउंड में 69 का बेहतरीन स्कोर बनाकर कुल 216 के स्कोर हासिल किया। ओजस्विनी ने इस चैंपियनशिप में कुल 3 ट्रॉफियों पर कब्जा किया। बी गर्ल्स श्रेणी का मुख्य खिताब यानी गोल्ड, और लेडीज एंड बी कंबाइंड स्टेटिंग्स में उपविजेता यानी सिल्वर, ए एंड बी कंबाइंड कैटेगरी में दूसरा स्थान। यह गोल्ड। तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ कभी, क्योंकि ये जीने के लिए जरूरत है। आप पी लो, पियोगे? ले लो। क्लास दे के थक गए होंगे, अब तो ये भी नहीं बोल सकता रील दे के थक गए होंगे।
जहां गए थे। आ जाओ पाछे। अगला देखते हैं, अंतर विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप आयोजन वाला 3 से 9 मई 2026 को कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा। इसके मुख्य बिंदु कुल पदक, राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक जीते, जिसमें 5 रत्न और 3 कांस्य, यानी हमने गोल्ड कितना जीता, सिल्वर और कांस्य जीतना भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो पदक विजेता है उनमें भानु प्रताप, रजत पदक विजेता में भानु प्रताप पारिक, तत्निशा मावर, महिमा चौधरी, गौरांगी सैनी और वैदेही पारिक ने रजत पदक जीता। और कांस्य पदक विजेता है वैदेही पारिक, प्रतियोगिता में दूसरा पदक। पीयूष मेहरा और पूजा इन्होंने सांडा स्पर्धा में 70 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। एशियन सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन स्थल होती है 1 से 16 मई 2026 को आयोजन किया गया था ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान में है। इसके मुख्य बिंदु डीग जिले के 14 वर्षीय मुक्केबाज यश कुमार ने 33 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के शायद रकीब बेदो को 4-1 से परास्त कर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड। आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। और किसको हराया? कजाकिस्तान के शायद राकिम बेदो को इन्होंने हराया। फिर अगला 5वीं जूनियर एवं सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप आयोजन हुआ था 5 से 6 मई को रेयान इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर में। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीते थे। और 12 वर्ग की बात करें कि किस वर्ग में कितने पदक, जूनियर छात्र वर्ग में राजस्थान ने 1 स्वर्ण पदक जीता, सीनियर पुरुष व जूनियर छात्रा में 2 रजत पदक और सीनियर महिला में 1 कांस्य पदक। ये आपको रखने पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं भाई। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन 18 से 21 मार्च 2027 को झुंझुनू जिले में पचेड़ीबाड़ी में स्थित सिंगाने विश्वविद्यालय परिसर में किया गया था। सहयोगी संस्था इसकी रही थी पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर आदित्य पेटेक ट्रांसपेरेंट एशियन ओपन चैंपियनशिप 2026 आयोजन 29 अप्रैल से 3 मई 2026 तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के भवानी सिंह ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में जयदीप कुमार के साथ जोड़ी बनाकर रजत पदक जीता। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ये भवानी सिंह का 19वां पदक है। वे ट्रांसप्लांट खेलों में भारत के लिए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी। अन्य कांस्य पदक विजेता रहे हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने सतवीर सिंह के साथ मिक्स डबल्स में एशियन कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। मुजाहिद नकवी, इन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी समा के साथ मिक्स डबल्स में नेशन कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। फिर 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता महाराष्ट्र पावर द्वारा पुणे के बालावेड़ी स्टेडियम में 8 मई 2026 को इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के विद्युत बोर्ड और निगमों की टीमों ने बास्केटबॉल, कुश्ती, कबड्डी और खो खो स्पर्धा में भाग लिया। और इसके मुख्य बिंदु क्या रहे? सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट ट्रॉफी राजस्थान के दल ने जीती। इस दल का नेतृत्व मैनेजर पवन शर्मा ने किया। यानी सर्वश्रेष्ठ जो मार्च पास्ट की ट्रॉफी है वो कौन जीते हैं? हम। कौन? हम। महिला खो खो में रनर अप ट्रॉफी यानी सिल्वर मेडल जीता राजस्थान की महिला खो खो टीम ने फाइनल में मेजबान महाराष्ट्र पावर से हारने के बावजूद जीता रही, बावजूद नहीं बात। फिर इस महिला टीम के सभी खिलाड़ी सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। जो रजत पदक टीम ने जीता सारी खिलाड़ी सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के और कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है। पुरुष खो खो में तृतीय स्थान यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता राजस्थान की पुरुष खो खो टीम ने मेजबान महाराष्ट्र पावर की टीम को शिकस्त देकर तीसरे स्थान की ट्रॉफी अर्जित की। कुश्ती में रजत पदक जयपुर डिस्कॉम के विख्यात पहलवान दीपक कुमार ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में कड़ी टक्कर के बाद रजत पदक हासिल किया। ये दीपक कुमार की लगातार तीसरी अखिल भारतीय विद्युत कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीतने का रिकॉर्ड है। जीतने का नहीं, पदक जीतने का। पदक 3 तक होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। फिर अगला ऋषभ डागा। जयपुर के 18 वर्षीय एथलीट ऋषभ डागा ने वियतनाम के दा नांग में आयोजित विश्व की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक आयरनमैन वियतनाम को सफलतापूर्वक पूरा किया। और इसका मुख्य बिंदु है ऋषभ ये कठिन रेस पूरी करने वाले राजस्थान के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इन्होंने कुल 13 घंटे 46 मिनट में बिना रुके 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की पूर्ण मैराथन पूरी की। भारत में आयोजित आयरनमैन 17.3 गोवा प्रतियोगिता में पूर्व में जीत चुके। फिर देखते हैं सुजत सार। अब जो ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चन है सुजत सार के, वो अपन देखते हैं थोड़े इनका क्या सीन है। तो डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस का नया स्रोत खोजा गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस का नया स्रोत खोजा है। पहली बार सानो फॉर्मेशन से गैस प्रवाह शुरू हुआ। वर्तमान में उत्पादन क्षमता लगभग 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है।
इस खोज के लिए लगभग 950 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की गई। क्षेत्र में लगभग 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस संसाधन होने की संभावना जताई गई। इस खोज से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। तो कहां खोजा गया ये? जैसलमेर के डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस का नया भंडार। अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर एनआईसी वेदांता समूह ओपन पढ़ चुके हैं। वेदांत समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण की पहल है जो टेकोंग नाम से है। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने सरिस का बाग अभ्यारण्य में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर एनआईसी स्थापित करने तो राजस्थान सरकार के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है। फिर भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा समीक्षा बैठक। निर्देश केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पाकिस्तान बीकानेर राजस्थान में हुआ था। उद्देश्य भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। बैठक में शामिल रहे थे मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा और बीएसएफ के अधिकारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी रहे थे, पुलिस प्रशासन और सीमावर्ती जिलों के प्रतिनिधि। 360 डिग्री सुरक्षा मॉडल यहाँ पे जो है उसका क्या, स्थानीय नागरिक राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी, प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए सुरक्षा फ्रेमवर्क और फिर अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0.15 किलोमीटर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पर जोर। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे जो 15 किलोमीटर तक का हिस्सा है उसमें अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया था कि उनको कोई खतरा ना हो, क्योंकि लोग तो वहां पे अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं, खतरा होने में भाग नहीं पाते तो फिर मारे जाते हैं। फिर है उमंग 7 अभियान। अभियान की अवधि 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक। उद्देश्य बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी का उन्मूलन करना है। आयोजक राजस्थान पुलिस। स्लोगन है हर बच्चा सुरक्षित, हर बच्चा शिक्षित। लक्ष्य है बाल श्रम से मुक्त एवं सुरक्षित राजस्थान। फिर अगला, नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉकों की जल बस्टिंग। नीति आयोग की वाटर बस्टिंग रिपोर्ट में राजस्थान के 3 ब्लॉक शामिल किए गए। राजस्थान के जो सबसे ज्यादा भूजल दोहन है उसमें भीम ब्लॉक राजस्थान का, इसमें भूजल दोहन का प्रतिशत है 145.2%। फिर है कोटड़ी भीलवाड़ा 132.50%। फिर आबू रोड सिरोही इसमें 113.98%। ये भूजल दोहन में सबसे ज्यादा आगे हैं। फिर समरीन राजस्थान अभियान, इसका संचालन राजस्थान पर्यटन विभाग करता है। उद्देश्य घरेलू पर्यटकों गर्मियों में पर्यटन हेतु आकर्षित करना। लेकिन हमारे टाइम में तो पर्यटन स्थल एक ही था, नानी का घर यानी नानेरा। यही गर्मियों की छुट्टियों में यही पर्यटन स्थल होता था। जिस जाओ झोला उठाए, हम तो फकीर है, झोला लेके चल देंगे सीधा नानी के घर। आजकल के बच्चे फ्री फायर और पबजी से भी नहीं निकल पाते हैं। वो किसी को कुल्लू मनाली जाना होता है, किसी को उदयपुर, किसी को काबू। हम हर्ष नहीं जा पा रहे भाई। राजस्थान को ईयर राउंड टूरिज्म डेस्टिनेशन सेंटर के रूप में स्थापित करना। इस अभियान के तहत विजिट माई स्टेट और हॉलीडे इन राजस्थान के विशेष अभियान चलाए जाएंगे। आवाज आ रही? डिस हो जाओ कई बार।
हमारी नहीं। प्राचीन जैन प्रतिमा की प्राप्ति डिडवाना कुचामन से। यहाँ पे एक प्राचीन जैन प्रतिमा मिली है। तो डिडवाना कुचामन जिले के अहिरोंगी बास गांव में खुदाई के दौरान लगभग 2.5 फीट की लंबी और 1.5 फीट चौड़ी एक प्राचीन प्रतिमा मिली। ये मूर्ति ध्यान मुद्रा में और इसका संबंध जैन धर्म से माना जा रहा है। डिडवाना क्षेत्र में प्राचीन काल से जैन धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। डिडवाना जो पहले नागौर में आता था और में आता था लाड़नू। लाड़नू जैन धर्म का विख्यात स्थल है। तो अपन बात करें जिसकी लाड़नू स्थित जैन भारतीय विश्वविद्यालय से बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, लाड़नू में स्थित है। आचार्य तुलसी का भी यहीं से था। फिर है वायु अस्त्र। स्वदेशी वायु अस्त्र एक लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। पुणे स्थित रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी हिबे लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए अप्रैल में राजस्थान की पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ मल्लारी में आयोजित परीक्षणों के दौरान अपनी स्वदेशी लोटरिंग म्यूनिशन सिस्टम वायु अस्त्र एक का निःशुल्क बिना किसी प्रतिबद्धता के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हिबे लिमिटेड के अनुसार कंपनी ने 18-19 अप्रैल को पोखरण रेंज में वायु अस्त्र एक के एंटी पर्सनल वेरिएंट का पहला प्रदर्शन किया। 10 किलोग्राम के वॉरहेड से लेस इस मिसाइल ने 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को एक ही प्रयास में सफलतापूर्वक भेज दिया और 1 मीटर से भी कम की सर्कुलर एरर प्रोबेबल सीईपी हासिल किया। यानी जिस टारगेट पे इसको लॉक किया गया था कि यहाँ पे जाके इसको गिरना है, यहाँ पे जाके अटैक करना है, के रेडियस के 1 मीटर के 1 मीटर में जो उसका रेडियस क्षेत्र आता है उसके अंदर इसने हमला कर दिया। यानी 1 मीटर से ज्यादा दूर जाके नहीं गिर, थोड़ा बनता ही है, 19-20 का फर्क रह जाता है कई बार। परीक्षण के दौरान सिस्टम ने हमलों को रद्द करने और पुनः हमला करने की क्षमता भी प्रदर्शित की। 90 मिनट तक लॉइटरिंग क्षमता। रात में इंफ्रारेड सेंसर से सटीक लक्ष्य भेदना, इन फ्लाइट टारगेट रीडायरेक्शन सुविधा, सुरक्षित ऑटो रिटर्न टू बेस सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूड है। फिर कपूरचंद पुलिस शोध संस्थान की स्थापना। जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में कपूरचंद पुलिस शोध संस्थान की स्थापना की गई। विद्यापीठ विश्वविद्यालय में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी और कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवर ने भी शुभारंभ किया। प्रथम गोडाउन दिवस 21 मई 2026 को पहली बार आधिकारिक रूप से गोडाउन दिवस मनाया गया। गोडाउन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है इसको। राजस्थान का राज्य पक्षी आयोजन वन विभाग है ने किया इसका। ये विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। कार्यक्रम जैसलमेर की डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी में स्थित उत्कृष्ट जैन भवन सुदामी ब्रीडिंग सेंटर में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि रहे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। गोडाउन की विशेष प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। वर्तमान में गोडाउन की संख्या राजस्थान में कितनी है? 217 है। 130 जैसलमेर की प्राकृतिक आवासन तथा 87 ब्रीडिंग सेंटर में, यानी 217 ही अगर पूरे राजस्थान में गोडाउन है, बचाने की जरूरत ज्यादा है। प्रदेश का पहला गोट मिल्क साबुन प्लांट स्थान सोजतपाली, नगर पालिका सामुदायिक भवन पाली और स्थापना करता राजीविका। संबंध कार्यक्रम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम। परियोजना व्यय लगभग 15 लाख। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देना। प्रभावी लाभार्थी करीब 1000 ग्रामीण परिवारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। विशेष तथ्य राज्य का पहला संगठित गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट। फिर गुंजा पधारो हमारे देश गीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान गुंजा ये गीत राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका मनीषा ए अग्रवाल द्वारा पधारो हमारे देश गीत गाया गया। अन्य प्रमुख गीत मनीषा अग्रवाल ने निम्बूडा रे, बन्ना रे और गिरधारी जैसे गीतों में राजस्थानी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है। मारवाड़ी फैसिलिटेशन सेंटर देश का पहला, जयपुर में बनेगा देश का पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन। निर्माता संस्था मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन। संस्थान स्थान और क्षेत्रफल सिरोली दांतली स्कीम गोनर रोड जगतपुरा में 4000 वर्ग मीटर भूमि पर ये जो मारवाड़ी प्रवासी भवन है ये बनेगा। मुख्य कार्य ये केंद्र प्रवासियों के लिए फिजिकल और डिजिटल ब्रिज के रूप में कार्य करते हुए युवाओं को मेंटरशिप देगा तथा स्वयं सहायता समूहों को व दस्तकारों को उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएगा। फिर अगला 2 कुलगुरु को अतिरिक्त कार्यभार। वर्ष 2000 प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा कुलगुरु है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में। इनको बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। जो कुलगुरु त्रिभुवन शर्मा इनको बाबा आमटे विश्वविद्यालय जयपुर का
कार्यभार भी दिया गया, जो पहले से ऑलरेडी कुलगुरु है, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के। फिर प्रोफेसर एन के पांडे, ये कुलगुरु है हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, इनको विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलगुरु का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो आपको बता दें विश्वविद्यालय के जो नए कुलगुरुओं की नियुक्ति है, वो नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान का राज्यपाल। और ये कौन कर रहे हैं? राजस्थान राज्यपाल जो हरिभाऊ बागड़े, और जो राजस्थान राज्यपाल होता है वो सारी यूनिवर्सिटी का क्या होता है? कुलाधिपति। इसकी आदेश तिथि जारी की गई थी 13 मई 2026 को। प्रमुख नियुक्तियां कुलगुरु की है प्रोफेसर मदन सिंह राठौर महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय जो भरतपुर में है, प्रोफेसर कैलाश डागा मोहनलाल सुपाड़िया विश्वविद्यालय एमएलएस उदयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया गया इनको। और कार्यकाल अवधि रहती है, कार्यकाल संभालने की 3 वर्ष तक ये जो कुलगुरु बनते 3 वर्ष तक रहते हैं, या फिर 17 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है तक ये रहते हैं। अगर उनको 2 साल ही है लेकिन 17 वर्ष की आयु हो गई तो रिटायरमेंट ले लो। फिर स्वदेशी यूजीवी कृष्णा रोबोट, इसके निर्माता जयपुर की रोबोटिक्स कंपनी क्लब फर्स्ट टीम, फाउंडर है इसके भुवनेश्वर मिश्रा। फाउंडर द्वारा अपनी माता के समान में इसका नाम कृष्णा रखा गया है। जो कृष्णा रोबोट है, तकनीकी विशेषता ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन लेजर सिस्टम से लैस है, जो हवा में दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। भुवनेश्वर मिश्रा ने अपनी बेटी को समर्पित भूविरक्षा नाम का एक और सुरक्षा रोबोट भी विकसित किया है। फिर वज्र नेत्र, भारतीय सेना की मारक व रक्षा क्षमता को बढ़ाने हेतु अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन वज्र नेत्र का विकास किया गया है। और इसके विकास करता है आईआईटी जम्मू के युवा वैज्ञानिकों की कोर टीम, और विशेष भागीदारी इसमें रही है इस स्वदेशी तकनीक को विकसित करने वाली टीम में राउत भाटा राजस्थान की मूल निवासी व एमटेक छात्र तरंग श्रीवास का शामिल है। इसके जो विशेष भागीदारी में मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी कौशल रक्षा क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। फिर है ओबीएमएस, देश का पहला सरकारी मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म ओबीएमएस ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। ये देश का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। विकास करता है इसके राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जो डीओआईटी है एंड सीएम। मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों को पूरी तरह डिजिटल बनाना। इसके माध्यम से प्रदेश के स्मारकों, संग्रहालयों, वन्य जीवों, अभ्यारण्यों, बायोलॉजिकल पार्कों, सफारी, बोटिंग और होटलों आदि की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। किस माध्यम से करवाई जाएगी? ओबीएमएस के माध्यम से, जो टिकट बुकिंग का है। रेल की टिकट बुकिंग होनी है भाई। फिर देखते हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर जिले के उच्च स्तरीय दौरा किया, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय जो मंत्री अमित शाह 25 से 26 मई 2026 राजस्थान के बीकानेर जिले में उच्च स्तरीय दौरा किया। इस दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था। महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया। 14 महिला बैरकों का उद्घाटन गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया। तो आपको पूछा जा सकता है कितने महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया और किसने किया था? वो क्या था? गृह मंत्री अमित शाह ने, सहकारिता मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, और 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया। राजस्थान व देशव्यापी योजना, राज्य में स्वीकृत 79 बैरकों में से 67 का कार्य पूरा हो चुका है। देश स्तर पर महिला प्रहरियों के लिए 200 करोड़ की लागत से कुल 356 बैरक बनाए जाएंगे। महत्वपूर्ण घोषणा इस दौरान क्या की? एंटी ड्रोन सिस्टम, सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अगले 6 माह में ड्रोन प्रतिरोधी प्रणालियां विकसित की जाएगी या लगाई जाएगी। जो पाकिस्तान है उधर से ड्रग्स की सप्लाई है, इधर से उधर कुछ जाता है, वो ड्रोन के माध्यम से जाता है। फिजिकली तो आदमी बॉर्डर पार करके अभी लेके आना संभव नहीं है, वरना ये सब ये आर्मी उसकी लात से पूछते हैं कहां से आया और कहां से जाएगा। फिर सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स सर्वेक्षण में मिले रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार। राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के हालिया सर्वेक्षण में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनको REEE के नाम जाना जाता है, वह हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो HREE के और क्रिटिकल रेयर मेटल्स के विशाल भंडार मिले। केंद्रीय खान मंत्रालय की टेक्निकल कम कॉस्ट कमेटी की बैठक में इस महत्वपूर्ण खोज की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। इस कॉम्प्लेक्स के सर्वेक्षण में मुख्य रूप से निम्नलिखित दुर्लभ खनिज पाएंगे, जो नियोबियम नाम से, जिरकोनियम तो ZR बोला जाता है, और हाफनियम HF। जयपुर के धवल व जय शर्मा ने फोर्ब्स 30 में अंडर 30 एशिया सूची में शामिल हुए। तो जयपुर के युवा उद्यमियों धवल जैन और जय शर्मा प्रतिष्ठित फोर्ब्स जो 30 है
अंडर 30 एशिया 2026 की सूची में इनको शामिल किया गया। धवल जैन और जय शर्मा ने बिहार के अमन कुमार के साथ मिलकर हेल्थ टेक स्टार्टअप मेव हेल्थ की स्थापना की, इसलिए इनको जो फोर्ब्स 30 अंडर या 30 एशिया सूची है उसमें शामिल किया है। अपना घर भरतपुर, भरतपुर का अपना घर गिनीज वर्ल्ड बुक में मानवता और निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र में अब घर आश्रम है। भरतपुर में एक नया इतिहास रचते हुए गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस आश्रम को आधिकारिक तौर पर महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आश्रय गृह घोषित किया गया, जो अपना घर के नाम से। भरतपुर के बजेरा में स्थित आश्रम में कड़े भौतिक सत्यापन के बाद 3295 निराश्रित महिलाओं के रहने की पुष्टि की गई है। इस पुनीत कार्य और संस्थान की जो नींव है डॉक्टर BM भारद्वाज द्वारा रखी गई। 3295 जो महिलाएं निराश्रित है, इनको घर से निकाल दिया गया है। इनका कोई नहीं, ना पति है, ना बेटे है, ना बेटी है, ना बहू है। इन लोगों के रखने का यह जो आश्रम है बनाया गया था, इसको सबसे बड़ा घोषित किया गया गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में। तो घर होता है, आश्रय स्थल होता है निराश्रित लोगों के लिए, उसका नाम है अपना घर। प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन मुख्यमंत्री बचलाल शर्मा ने 15 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेतर तिजारा जिले के तिवाड़ी में जो सालापुरा कुस्के डैम में राज्य का पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया। यहाँ एलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में सहस्रा सेमीकंडक्टर्स की जो ATMMP या OSAT सुविधा है वो शुरू की गई है। फिर मुख्य विवरण और निवेश, इस क्लस्टर में 1200 करोड़ से अधिक का निवेश होगा तथा लगभग 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर किसी क्षेत्र में कोई भी निवेश आता है, निवेश होता है, जाहिर सी बात है उधर के लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। इस प्लांट से हर साल 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग बोलने वो की जाएगी। तिवाड़ी में 61 करोड़ की लागत से 34 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP का लोकार्पण तथा 52 करोड़ की ट्रीटेड वाटर लाइन का शिलान्यास भी किया गया है। फिर देखते हैं भारत और राज्य सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भरता लक्ष्य, भारत वर्ष 2029 तक घरेलू जरूरतों की 70 से 75% तक की चिप्स के निर्माण में आत्मनिर्भर होगा। भारत चाहता है सेमीकंडक्टर जो चिप्स है वो हमारे पास हो, हमारी खुद की हो। वर्ष 2035 तक वैश्विक अग्रणी राष्ट्र बनने का लक्ष्य है कि 2035 तक तो हम बेचने लग जाएं, दुनिया में सबसे ज्यादा हम बनाएं। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति हाल ही में मार्च 2026 में जारी की गई थी। 10 वर्षों में 85,000 इंजीनियर्स तैयार करने इस देशव्यापी कार्यक्रम में 323 संस्थान, राजस्थान के 9 संस्थान शामिल है। देश के 323 में से राजस्थान के 9 संस्थान इसमें शामिल है। फिर भारत टैक्सी सेवा, सहकारी मॉडल पर आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी सेवा दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चंडीगढ़ के बाद अब जयपुर में भी इसका शुभारंभ होने जा रहा है। जयपुर में इस सेवा की शुरुआत जून 2026 के प्रथम सप्ताह से प्रस्तावित है, यानी कि अब तक हो चुकी होगी। इस सेवा की आधिकारिक घोषणा राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने 20 मई 2026 को भारत टैक्सी के संवाद कार्यक्रम में की थी। इसकी प्रमुख विशेषता है, इस अनूठी सेवा में कोई बाहरी कॉर्पोरेट मालिक नहीं होगा, बल्कि टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर, जिसको सारथी बोला जाएगा, ही कंपनी का वास्तविक मालिक होगा। यह सेवा मुख्य रूप से स्वामित्व, सुरक्षा, कवच, सम्मान और लाभांश के समान वितरण के 4 मूल सिद्धांतों पर कार्य करेगी। भारत टैक्सी पूरी तरह से स्वदेशी सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाएगी। भारत टैक्सी सेवा को देश की में पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 फरवरी 2026 को दिल्ली NCR गुजरात के लिए लॉन्च किया गया था। फिर नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन जो राजस्थान विधानसभा का है, राजस्थान की विधानसभा है, जो नया प्रतीक चिन्ह है उसका लॉन्च किया गया था। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर 18 मई 2026 को विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। 13 द्वारों की आधिकारिक नामकरण किया गया। तो मुख्य विवरण इसका देखते हैं। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष, जो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। नए लोगों का अनावरण किया। विधानसभा के अमृत महोत्सव की उद्घोषणा की। राजस्थान विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गई है जिसने अपना स्वयं का स्वतंत्र प्रतीक चिन्ह तैयार करवाया। मुख्य डिजाइनर राजस्थान विधानसभा के जो लोगो है उसके हैं केयर सिंह। राजस्थान विधानसभा देश की पहली विधानसभा जिसका खुद का स्वतंत्र लोगो है। नए प्रतीक चिन्ह की प्रमुख विशेषताएं, ये लोगो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक परंपरा को प्रदर्शित करता है। इसमें राज्य के मुख्य प्रतीकों को स्थान दिया गया है। राजस्थान के मुख्य प्रतीक है ना, केजरी हो गया, चिंकारा हिरण हो गया, या वो क्या बोलते हैं विजय स्तंभ वगैरह हो गया, उनका सारंगा दिया गया। अशोक स्तंभ को भी दिया गया जो राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ
लोगों के शीर्ष पर सुशोभित है, जो सत्य और न्याय का प्रतीक है। राज्य प्रतीक राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पशु ऊंट और राज्य पक्षी घोड़ावण को शामिल किया गया। और देववाक्य इसका रखा गया है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। जो 13 द्वार हैं उनका नया नामकरण किया गया। उत्तरी मुख्य द्वार को कर्तव्य द्वार बोला जाएगा। राज्यपाल, सीएम और स्पीकर इससे प्रवेश करते हैं, बाकी विधायक प्रवेश नहीं कर सकते। फिर पश्चिमी द्वार है सुशासन द्वार, जिसका जनता प्रवेश कर सकती है। और पूर्वी द्वार है संकल्प द्वार, जिसे अधिकारी वर्ग प्रवेश करती है। और दक्षिण द्वार है शक्ति द्वार, जिसे जनता प्रवेश करेगी। शक्ति और सुशासन द्वार है वो जिससे जनता प्रवेश करेगी, और संकल्प द्वार है जो पूर्वी द्वार है उससे अधिकारी। और ये याद रखें, उत्तरी मुख्य द्वार है जिसको कर्तव्य द्वार बोला जाता है, उससे सिर्फ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्पीकर ही प्रवेश करते हैं। उत्तरी मंदिर द्वार शौर्य द्वार बोला जाए, जो विशिष्ट व्यक्तियों के प्रवेश के लिए है। बाहरी अंचल द्वार भवन के 8 बाहरी द्वारों का नामकरण राज्य के सांस्कृतिक अंचलों के आधार पर क्रमशः ब्रज, शेखावाटी, वागड़, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, मेरवाड़ा और गुंडाड़ के नाम पर किया गया। फिर देश का पहला आरटीएस नेटवर्क से जुड़ेगा, आरआरटीएस नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान। राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो आरआरटीएस है नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल तथा राजस्थान हरियाणा सरकार के बीच बनी सहमति से दिल्ली अलवर तक नमो भारत ट्रेन के संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खाम शुरू होकर मुनीरका, एसओ सिटी, गुरुग्राम और बावल हरियाणा से होते हुए एसएनबी खेरतल एवं अलवर तक पहुंचेगा। कॉरिडोर का दूसरा हिस्सा एसएनबी शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड से नीमराणा और बहरोड होते हुए सोतानवाला तक विस्तारित किया जाएगा। तिवाड़ी और नीमराणा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर है, इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को सीधा लाभ इससे मिलेगा। फिर प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं। नेटवर्क की लंबाई, कुल लंबाई 96 किलोमीटर है, जिसमें 91 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान राज्य में निर्मित होगा। स्टेशनों की संख्या कुल 22 मुख्य स्टेशन होंगे, जिनमें 6 स्टेशन राजस्थान में प्रस्तावित है। और गति और समय, ट्रेन की अधिकतम परिचालन जो स्पीड होगी, क्षमता होगी, या मैक्सिमम इतने में चला सकते हैं, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दिल्ली अलवर की दूरी मात्र 117 मिनट में लगभग 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। बजट और समय, सीमा लगभग 37,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट निर्धारित किया गया है। लक्ष्य 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो आरआरटीएस है। प्रदेश का पहला ड्यूअल सोर्स डेटा सेंटर, जयपुर के सीतापुर में निजी क्षेत्र का राज्य का पहला दोहरे स्रोत का बिजली आपूर्ति वाला अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। निजी क्षेत्र में किया जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है भाई। मुख्य बिंदु इसके कंपनी व निवेश, इसका निर्माण एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स द्वारा 350 करोड़ के निवेश से किया जाएगा। क्षमता और क्षेत्रफल इसका ये 1.5 एकड़ भूमि पर निर्मित है, जिसकी क्षमता 6 मेगावाट आईटी कैपेसिटी है। बिजली आपूर्ति ड्यूअल सोर्स तकनीक के तहत 2 स्वतंत्र ग्रिड सब स्टेशनों जो 220-33 किलोवाट या केवी बोल दे, 132-33 केवी सीतापुरा से निर्बाधित बिजली मिलेगी इनको, यानी बिजली कट नहीं होगी इनकी। नियम संशोधन, राजस्थान डिस्कॉम ने आपूर्ति के नियम और शर्तें जो टीसीओएस है में संशोधन कर इस दोहरे स्रोत की अनुमति, यानी इधर कट नहीं होगी। तो राजस्थान डिस्कॉम है, इसने आपूर्ति के लिए इसमें आपको जो नियम बने हुए थे उनमें संशोधन किया है। फिर अगला देखते हैं, जयपुर एयरपोर्ट को मिला ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान। यह सम्मान मई 2026 में बैंकॉक में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में प्रदान किया गया था। ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान किसको मिला? जयपुर के एयरपोर्ट को, जो कहाँ है? सांगानेर में। ठीक है, सांगानेर एयरपोर्ट भी आ सकता है, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा एग्जाम में, वैसे नहीं होते एग्जाम में हो जाते हैं। और मुख्य उपलब्धि प्रदाता रही एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, जो एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट की, वो इस अवार्ड को इन्होंने जयपुर एयरपोर्ट को दिया। श्रेणी रही थी जयपुर एयरपोर्ट को ये सिल्वर रेटिंग 5 से 15 मिलियन वार्षिक यात्री श्रेणी में दी गई है। फुल टर्मिनल इकोसिस्टम टर्मिनल 2 पर हाई परफॉर्मेंस ग्लास इंसुलेटेड रूफिंग का प्रयोग से राजस्थान की भीषण गर्मी और लू से निपटने हेतु क्लाइमेट रेजिलिएंट ढांचा तैयार किया गया है। ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट लाइटिंग और उन्नत तकनीकों के कारण एयरपोर्ट की ऊर्जा खपत में 35% की कमी आई है। कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण अनुकूल के पहलों से ये एयरपोर्ट सालाना 200 टन से अधिक कार्बन जो CO2 उत्सर्जन कम कर रहा है। अनेक प्रतिष्ठित उपलब्धियां रही, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII है के द्वारा ये विशेष तमगा प्राप्त है। लेवल 3 में एक्रीडेशन, एयरपोर्ट को ACI से कार्बन प्रबंधन के लिए लेवल 3 एक्रीडेशन भी हासिल है।
वाटर पॉजिटिविटी, ये उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिविटी सर्टिफाइड एयरपोर्ट बन चुका है, जो कौन सा है, सांगानेर एयरपोर्ट या जयपुर एयरपोर्ट। जैसलमेर में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सरकार राजस्थान के जैसलमेर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब स्थापित करने जा रही है। कुल निवेश इसमें होगा 3 लाख करोड़ का। देश के अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। परियोजना की क्षमता होगी कुल 60,000 मेगावाट। ऊर्जा स्रोत होंगे इसके अंतर्गत सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, बायोमास आधारित ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। भूमि चिन्हांकन, जैसलमेर में 1.5 लाख हेक्टेयर की भूमि का चिन्हांकन किया गया। कंपनी मिनरवा एनर्जी और प्राइवेट लिमिटेड होगी। जमीन आवंटन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड करेगा। आवंटित जमीन में से 10% हिस्सा ग्रीन कॉरिडोर के रूप में भी विकसित करना अनिवार्य होगा। देखते हैं, कोटा डोरिया और एरी सिल्क के संगम से बनेगा प्रीमियम जो फैब्रिक है वो। राजस्थान के पारंपरिक कोटा डोरिया और पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध एरी सिल्क को मिलाकर नया प्रीमियम फैब्रिक विकसित करने की पहल शुरू की। ये फैब्रिक नहीं है भाई, ये फैब्रिक। पर छपने में मिस्टेक हो जाती है थोड़ी। फिर त्रिनिदाद और टोबैगो में जयपुर फूड के स्थायी केंद्र का उद्घाटन, जो वेस्ट इंडीज में होता है। कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में पेनाल, दक्षिण त्रिनिदाद में जयपुर फूड के पहले स्थायी केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। उसके मुख्य बिंदु है, उद्घाटन होती थी 10 मई 2026 को त्रिनिदाद और टोबैगो में। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर तथा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। अगर इनकी बात करें एस जयशंकर की, तो मोस्ट पावरफुल विदेश मंत्री। इस केंद्र को आधिकारिक तौर पर नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर का दर्जा दिया गया, जो पूरे कैरिबियाई क्षेत्र के लिए बड़ा हब बनेगा। ये केंद्र जयपुर फूड यूएसए और BMPSS भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से स्थापित हुआ है। ये भारत का विशेषज्ञ गजानन लांबा स्थानीय तकनीशियनों को प्रशिक्षित करेंगे। ये जो गजानन लांबा है, वहाँ के स्थानीय जो टेक्नीशियन है उनको प्रशिक्षित करेंगे इसके लिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जयपुर के BM बिड़ला ऑडिटोरियम में 11 मई 2026 को राज्य स्तर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य बिंदु है ब्रह्मगुप्त पुरस्कार, विज्ञान, गणित, नवाचार और अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों हेतु इस नए पुरस्कार की घोषणा की गई। इनोवेशन सेंटर, जयपुर के कोचिंग हब इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा जयपुर में। ड्रोन सेल रोबोटिक्स, हर व्यक्ति तकनीक का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय केंद्रीकृत ड्रोन सेल स्थापना का 500 से अधिक स्कूलों में रोबोटिक्स लैब शुरू। फिर देखते हैं, मित्तल और पूनावाला बने राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक। जो आधार पूनावाला है, सीरम इंडस्ट्रीज के मालिक है शायद ये आधार पूनावाला है। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल परिवार जिनका से संबंध माना जाता है, और सीरम इंस्टीट्यूट है, उसके CEO है जो आधार पूनावाला है। इन्होंने मिलकर IPL की फ्रेंचाइजी जो राजस्थान रॉयल्स है उसका अधिग्रहण कर लिया है। इन्होंने इसको खरीद लिया है। राजस्थान की जितनी फ्रेंचाइजी है विदेशों में, वेस्ट इंडीज में है एक रॉयल्स नाम से, साउथ अफ्रीका में पाल रॉयल्स के नाम से, वो सारी फ्रेंचाइजी इन्होंने खरीदी है 15,660 करोड़ रुपए में, जो 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील है। इतिहास का सबसे बड़ा निवेश सौदों में से एक रहा है। इससे पहले जो कंसोर्टियम समूह काल सोमानी का, उसके साथ ये डील होनी थी राजस्थान रॉयल्स की, लेकिन वो डील किसी वजह से फाइनल नहीं हो पाई। अब राजस्थान रॉयल्स के मालिक राजस्थान से संबंध रखने वाले होंगे, फिलहाल इंग्लैंड में रहते हैं। फिर चंदनवन, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरफ पर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के 3 प्रमुख जिलों में चंदनवन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 मई 2026 को वन एवं पर्यावरण विभाग की बैठक में इसके निर्देश जारी किए। देखते हैं कहाँ कहाँ चंदनवन स्थापित किए जाएंगे। तो चयनित जिले, बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा के घंटाला रेंज कांतरिया वनखंड में 25 हेक्टेयर में चंदनवन विकसित किए जाएंगे। फिर उदयपुर जिले में पिछौरा झील के समीप स्थित कालका माता वनखंड जो नर्सरी है, और बाकी क्षेत्र में 20-22 हेक्टेयर क्षेत्र में चंदन वृक्ष लगाए जाएंगे। फिर सिरोही जिला पिंडवाड़ा क्षेत्र का, इसके जनापुर जोड़ में करीब 25 से 30 हेक्टेयर वन भूमि पर चंदन वन विकसित होगा, और इसका लक्ष्य रखा गया विशेष वानिकी परियोजना के तहत प्रत्येक चयनित स्थल पर लगभग 1000 चंदन के पौधे रोपे जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। तो चंदन वन में चयनित 3 जिले बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। तो आपको अगर याद नहीं रहे तो आप इस चीज से याद रखते हैं, बस यानी बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चंदनवन से जाएंगे बस से।
फिर है हर्बल वाटिका और नक्षत्र वाटिका उद्घाटन। राजस्थान विधानसभा परिसर में पर्यावरण, आयुर्वेद और ज्योतिष विज्ञान के अनूठे संगम को दर्शाती हर्बल वाटिका और नक्षत्र वाटिका का भव्य लोकार्पण किया गया। लोकार्पण अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी द्वारा 5 मई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बैठकों में आए 5 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। तो नक्षत्र वाटिका ये भारतीय ज्योतिष के 27 नक्षत्रों पर आधारित है। इसे 5000 वर्ग मीटर में अर्धचंद्राकार स्वरूप में जो नेट शेप है विकसित किया गया। यहाँ प्रत्येक नक्षत्र से संबंधित विशिष्ट वृक्ष जैसे कुचला, आंवला, गुंदर, पीपल आदि रोपित किए गए। हर्बल वाटिका लगभग 850 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की गई। हर्बल वाटिका में वैज्ञानिक पद्धति से 48 क्यारियां आकार 8 × 13 फीट की बनाई गई है। इसमें 38 प्रकार के औषधीय प्रजातियों, तुलसी, सिट्रोनेला, पत्थर चट्टा, जड़जोड़ आदि के पौधे लगाए गए। जो नक्षत्र वाटिका और ज्योतिष के आधार पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक नक्षत्र से संबंधित विशिष्ट वृक्ष लगाए जाएंगे और हर्बल वाटिका में 850 वर्ग मीटर में होगी और जो नक्षत्र वाटिका वो 5000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में होगी। फिर 22 मई 2026 को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रमुख निर्णय लिया गया था। अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की गई। तो मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता लगभग कौन करता है? सीएम करता है। सीएम की अनुपस्थिति में जो बड़ा केंद्रीय मंत्री वो करता है, वहां से लोग होते हैं वो चुन लेते हैं। तो राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 का अनुमोदन किया गया। इसके दौरान राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को इसमें मंजूरी दे दी गई है। ये जो नियम 67 है, विशेष योग्यजन बच्चों को स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र केवल एक बार प्रस्तुत करना होगा। पहले प्रति 3 वर्ष में हर बार जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था, अब वो सिर्फ एक बार ही प्रस्तुत करना होगा। ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र आसानी से प्रस्तुत कर सकेंगे। परिवार पेंशन हेतु अब केवल एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण ही पर्याप्त होगा। राजस्थान कृषि अधिनियम सेवा नियम 1978 की अनुसूची में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक नवीन पदनाम को जोड़ा जाएगा। तो ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कृषि अधिनियम सेवा नियम 1978 की अनुसूची में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक नाम का नया पद सृजित किया गया है, ये जोड़ा जाएगा। और जो औद्योगिक इकाइयों में भूमि आवंटन भी किया जाएगा। फिर मैसेस डालमिया सीमेंट संयंत्र जो क्लिंकराइजेशन यूनिट है, भूमि आवंटन कहाँ किया गया? रामगढ़ जैसलमेर में 121.42 हेक्टेयर भूमि। अनुमानित निवेश है 3047 करोड़ रुपए का। वार्षिक क्षमता प्रतिदिन होगी 3.6 मिलियन टन जो सीमेंट है। रोजगार लगभग 820 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। मैसेज जेके सीमेंट लिमिटेड जैसलमेर जिले में ग्राम सेला, मोकला, चंदाराम की ढाणी, हिमरसर, पारेरा और ग्राम लोपोड़ो में 71.37 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रस्तावित है और रेलवे लाइन के लिए आवंटित इसमें की गई है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटित। जैसलमेर जिले में मगरा, बासड़ा और ग्राम धुलिया में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की गई। बाड़मेर जिले में मुंगेरिया जो शिव विधानसभा क्षेत्र उसमें आवंटित किए गए। बीकानेर जिले में कर्णेसर, पंडितान एवं बरडो जो पुगल में है, यहाँ पे भूमि आवंटित की गई है। फिर देखते हैं राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 नीति 4G। तो नहीं, ग्रीन गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन पर आधारित लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2028-29 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना। अक्षय ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन, पर्यावरण अनुकूलन, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा, रिको एवं नॉन टिको क्षेत्रों में CETP स्थापना हेतु नई योजनाएं, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किए जाएंगे। DMIC कॉरिडोर में नोड आधारित औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। फास्ट ट्रैक अप्रूवल, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी तो प्लग एंड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। फिर बिल्ड विद AI जो वर्कशॉप है, इसमें राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT है। बिल्ड विद AI वर्कशॉप आयोजित हुई थी। आयोजन गूगल इंडिया के सहयोग से किया गया था। स्टार्टअप संस्थापक, डेवलपर्स, छात्र एवं इनोवेटर्स ने सहभागिता दर्ज की। RRR सेंटर शक्ति संगम में स्थापित जयपुर जिले में खेजड़ावास पंचायत में स्थापित किया गया। RRR का पूरा नाम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। केंद्र स्वच्छता, पुनर्चक्रण एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। ये एक अभिनव मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। केंद्र का संचालन महिलाओं की भागीदारी से किया जा रहा है। 79 महिलाएं इसमें होगी। फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC भारत की महत्वाकांक्षी औद्योगिक अवसंरचना परियोजना है। उद्देश्य दिल्ली और मुंबई के बीच आधुनिक औद्योगिक केंद्र उनको विकसित करने की। फ्रंट कॉरिडोर में दोनों ओर 150 किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा एवं जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। विकास हेतु राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम RIDCO की स्थापना की गई है। वेस्टर्न टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर NWDFC
दादरी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में तक माल परिवहन परियोजना, कुल लंबाई इसकी 1504 किलोमीटर, लगभग 39% हिस्सा राजस्थान के 28 जिलों से गुजरेगा इसका। और राजस्थान को उत्तरी एवं पश्चिमी बाजारों से बेहतर संपर्क मिलेगा। एयर कार्गो ड्राई पोर्ट, राज्य को द्वारा जयपुर हवाई अड्डे पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स संचालित किया जा रहा सांगानेर जो जयपुर में बॉन्डेड ट्रक सुविधा उपलब्ध है। दिसंबर 2025 तक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से 269.59 लाख करोड़ का 269.59 लाख करोड़ नहीं, सिर्फ लाख का कारोबार हुआ है। जयपुर भीलवाड़ा एवं जोधपुर ड्राई पोर्ट की सुविधा उपलब्ध रही है इसमें। दिसंबर 2025 तक ड्राई पोर्ट की सुविधाओं से 30.17 लाख का कारोबार किया गया। फिर राजस्थान का पहला अत्याधुनिक ऑर्बिट्रेशन एवं मेडिटेशन सेंटर का अपना विधिक सेवा सदन परिसर जयपुर में उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता और राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संदीप प्रकाश शर्मा द्वारा इसका संयुक्त उद्घाटन किया गया। अगला पद्म मेहता और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य वाद। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सभी निजी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में राजस्थानी भाषा को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। और निर्णय जो जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक मातृभाषा आधारित शिक्षा हेतु नीति तैयार कर 30 सितंबर 2026 तक अनुपालना रिपोर्ट मांगी। आपने कहां तक इम्प्लीमेंट किया है? मेरा युवा भारत अभियान भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय उद्देश्य युवा विकास एवं युवा नेतृत्व वाले विकास की प्रौद्योगिकी आधारित संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना है। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए विशेष डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया। लक्ष्य वर्ष 2047 तक अमृत भारत निर्माण में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। फिर स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक। उत्पादन प्रतिदिन औसतन 25,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। आयोजन सचिवालय 4 मई 2026 को। अध्यक्षता मुख्य सचिव जो वी श्रीनिवास है। ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल से जुड़े करीब 2,201 करोड़ रुपए के निवेश से प्रस्तावकों की अनुशंसा की गई। रोजगार सृजन होगा इसे 16 से अधिक। अब थोड़े वन लाइनर देखते हैं। अजमेर का कैरिज कारखाना देश का पहला रेलवे कारखाना बन गया जहां ट्रेनों को बायो टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाला इनोक्यूल फिल्म बैक्टीरिया तैयार किया जा रहा है। जयपुर की शिखा शर्मा को 100 आइकॉनिक विमेन ऑफ इंडिया 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनका? शिखा शर्मा, जिनको 100 आइकॉनिक विमेन ऑफ इंडिया के अवार्ड सम्मानित किया गया। डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कठपुतली खेल और स्थानीय बागड़ी भाषा के बागड़ी है, ये बागड़ी नहीं है, बागड़ी तो इधर हनुमानगढ़ चूरू क्षेत्र में बोली जाती है। के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया गया है। फिर अपना अगर आश्रम भरतपुर को अपनी फैमिली श्रेणी में दुनिया का सबसे बड़ा शेल्टर होम घोषित किया गया है, पढ़ चुके हैं। जयपुर के दिविज टोडी ने अमेरिका में आयोजित 76वें राजेंद्रन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में तीसरा अवार्ड जीता। बालोतरा जिले में पंचमंद्रा तहसील में नवगठित राजस्व ग्राम का नाम सिंदूर नगर रखा गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सभी जिलों में क्रिकेट ग्राउंड और आधुनिक सुविधाओं संयुक्त स्टेडियम करेगी। जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए वो करेगी। स्टेडियम वो संभल नहीं रहा, इधर और करेंगे। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में जनगणना अभियान 1 से 15 मई 2026 में जयपुर जिला राजस्थान में प्रथम रहा। ये याद रखें, जनगणना अभियान में कौन सा जिला प्रथम रहा? 1 से 15 मई तक जयपुर जिला रहा। जयपुर में लगभग 3.25 लाख प्रविष्टियां दर्ज हुई। राज्य की कुल उपलब्धियों में जयपुर की हिस्सेदारी 22% रही। रोहतक में आयोजित फ्लैग फुटबॉल लीग चैंपियनशिप 2025-26 में राजस्थान ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। ग्लोबल ट्रेवल सर्वे 2025 में जयपुर ने दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में शामिल हुआ है, यानी टॉप 5 में जयपुर शामिल हुआ है। इसमें शामिल हुआ ग्लोबल ट्रेवल सर्वे 2025 में दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में, सुंदर शहरों में भी 13 मई 2026 को राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना पाइपलाइन परियोजना पर सहमति बनी। तो इसकी डेट याद रखें, 13 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने हेतु नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। इंडियन सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी की ओर से नई दिल्ली में समारोह आयोजित हुआ। इसमें पोदार संस्थान की बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर को एनजीओ ऑफ द ईयर 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? पोदार संस्थान को। और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर को सीएसआर लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन करियर डेवलपमेंट का अवार्ड से सम्मानित।
राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया गया। राज्य में जिम्नास्टिक संघ अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ को चुना गया। जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष कौन है? चैन सिंह राठौड़। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड, पूछ सकता है ऑपरेशन साइबर शील्ड किसके द्वारा चलाया गया? तो राजस्थान की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन साइबर शील्ड। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में मॉडल डिजिटल अस्पताल विकसित किए जाएंगे। राजस्थान के पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी का चयन जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम 2026 में भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है। राजस्थान में माटी कला को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रहलाद काक। तो भाई ये था अपना मई का पूरा करंट। इसमें वो चीजें, वो फैक्ट डाले गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन तक रीच कर पाए। इसके बाद में हम लाएंगे आपके लिए एक वन लाइनर टाइप की सीरीज, जिसमें ये होगा कि आप पीवाई क्यूज करते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है। नो, आपको बाबू सोना से भी बातें करनी होती है, लेकिन उसमें ये होगा कि हम एक एक्सप्लेनेशन लाएंगे, उससे 2 या 3 लाइन की एक्सप्लेनेशन होगी, उससे हम 3 या 4 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका रैपिड रिवीजन भी होगा। और ये सीरीज हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसके वीडियोस आपको सुबह या शाम को जरूर उपलब्ध होने लग जाएंगे अगले आने वाले 3-4 दिनों में, सेकेंड ग्रेड एग्जाम तक। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।